अस्सलामुअलैकुम। कैस के नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है हाँ तुम मुझे कबूल हो। नावल की राइटर हैं शाज़िया चौधरी। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। सुने, अभी कितना सफ़र और बाकी है। आसमान स्याह घटाओं से ढका हुआ था। झमाझम मूसलाधार मींह बरस रहा था। इर्द गिर्द धान की फसलों में कई इंच तक पानी भर गया था। शदीद बर्फीले जकड़ों की जद में आई फसल की नरम नाजुक शाखों के सिरे ज़मीन बोस होने के बाद दूसरे ही लम्हे मुखालिफ सिमत से वार करने वाले तूफ़ानी थपेड़ों से नब्रदाज़मा होने को एक लहजे को फिर तन जाते और अगली साहत बेबसी और बेख्तियारी की इंतहा की हालत में दोबारा सुपुर्दगी पर मजबूर हो जाते। रात सर पर थी। इर्द गिर्द किसी चरिंद परिंद जी नफ्स का नामो निशान नहीं था। इस कदर शदीद बौछार में नीम पुख्ता सड़क पर छोटी सी नीली सुजुकी रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही थी तो इसमें खुदा की कुदरत के बाद सरासर ड्राइव करने वाले बंदे का कमाल था। मंजिल का भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। गाड़ी में चाहे इस कदर होलनाक सन्नाटे, बैरूनी माहौल की हद दर्जा तूफ़ान खेजी और दिल में उमड़ कर आने वाले शदीद पुरखौफ हिरासा कर देने वाले अंदेशों ने बिला आखिर इसे पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। फिलवक्त नाक से ज़्यादा जान के लाले पड़े हुए थे। सो जी कड़ा करके वो अपनी अंदरूनी इज़्तिरारी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए घबराई हुई नज़रों से इसका मुंजमद चेहरा देखते हुए बेबस सी होकर बोल पड़ी थी। कितनी ही देर इधर से जवाब नहीं आया। वो बड़े सुकून से ड्राइव कर रहा था। रास्ता बुरी तरह जलथल हो रहा था। सुजुकी पानियों का सीना चीरते हुए रुक रुक कर चल रही थी। वक्फे वक्फे से झटके लग रहे थे। शाम गहरी पड़ गई है। मौसम इस कदर ख़राब हो रहा है। इस गाड़ी के ज़रिए इतना मुश्किल रास्ता कैसे तय होगा। वो ज़्यादा देर तक अपनी तशवीश पोशीदा नहीं रख सकी थी। अपने अंदर मचलते पुरहोल खदशात से फ़रार के लिए वो इसकी सर्दमैरी महसूस करने के बावजूद दोबारा मुखातिब हो गई। तो आप अपने वालिद मोहतरम की लैंड क्रूज़र में आ जाती, मेरे लिए तो ऐन मुसरत का बायस था। इस हद दर्जा बेजार कुन हमराही से मुझे निजात मिल जाती। इस नाखुशगवार तरीन सफ़र का अंजाम मैं आपसे कहीं ज़्यादा शिद्दत से जल्द अज जल्द चाहता हूँ। हद दर्जा खुश्क और खुदरे लबो लहचे में जवाब आया था। वो एहसास तौहीन से लम्हे भर को सुनसी बैठी रह गई। इसने जैसे पत्थर से खींच मारे थे। क्या आला दर्जे की बेमहरी और बेगानगी का मुजाहरा था। वो खून के घूंट पीकर एक चिचिलती सी निगाह इस पर डालकर रुख मोड़कर खिड़की के शीशे से मौसम की जुनू खेजी मुलाहिजा करने लगी। इसकी शरियानों में खून खोल रहा था। मम्मा सही कहती हैं, ये देहाती लोग सिरे से जंगली, वैशी और बदतहजीब होते हैं। वो अपने अंदर के दहकते अलाव को ठंडा करने की गर्ज से अपना ध्यान बटाने को मम्मा की बातें जहन में दोहराने लगी। बारिश की तेज़ रफ्तारी जालबारी की सूरत इख्तियार करती जा रही थी। ओले पत्थरों की तरह विंड स्क्रीन से टकराकर पाश पाश हो रहे थे। तूफ़ानी जकड़ों में लम्हा बलम्हा तेज़ी आती जा रही थी। किसी लम्हा तो यही लगता था कि ये नन्ही मुन्नी सी नीली सुजुकी भी किसी आन आबो हवा की इस शोरीदा सरी पर आमादा गज़बनाक शिद्दतों से हार कर उड़ती चली जाएगी। अब क्या होगा। खामोशी का दौरानिया माहौल से सिवा तर सरासिमी पैदा कर रहा था। वो एक बार फिर अपने अंदर उठने वाली गुस्सीली लहरों को दबाकर तशवीश भरे अंदाज में इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वो होंठ भींच कर इर्द गिर्द से कतई बेनियाज पथरीले तासुरात में लिपटे चेहरे के साथ पूरा ध्यान ड्राइविंग पर मरकूज किए हुए था। मजबूत सांवले मर्दाना हाथ स्टीयरिंग व्हील से नब दराजमा थे। इसकी मगरूर खड़ी नाक के नीचे बालाई लब पर आवेज़ा इसकी घनी स्याह मूँछों पर नज़र पड़ते ही इसके हाकमाना मिजाज और सख्त दिली का एहसास दिल में जागजी हो जाता था। हमें वक्त फराक पेशानी का अहाता किए रखने वाली माथे की शिकन इसके आतिश पेशानी मूड के वाज़े आकाश थी। वो हमेशा एक जारहाना से अंदाज में नज़र आता था। कम अज़ कम जिरमल को तो यूं ही महसूस होता था। इसका खून छलकाने को आमादा निचना होंठ इसकी ज़ात की बेरहमी और सफाकी का गोया एलानिया इज़हार था। और आंखें, उफ खुदाया, इन बर्फीली चट्टानों की सी बरोदत और सख्ती लिए हुए चमकीली सियाह आंखों में इस कदर मुंजमद कर डालने वाला उखड़पन झलकता था कि मद्दे मुकाबले एक के बाद दूसरी बार नज़र मिलाते हुए घबरा जाता था। और लब व लहजा तो इससे सिवा तर था, एकदम कतई और छा जाने वाला। वो जिरमल से बात करते हुए तो इसमें ज़माने भर की खुश्की, तुर्शी और कठोरपन शामिल हो जाता था। तमाशा मुलाहिजा कीजिए, कुछ कर सकती हैं तो बसद शौक़ कीजिए, और क्या हो सकता है। जहर से बुझे हुए तीर किस कदर ठंडे और पुरसुकून अंदाज में इसके सीने में उतारे गए थे। इसकी जान जलकर रह गई थी। क्या मुसीबत है, कब यह अजाब ख़त्म होगा, मैं क्या पूछ रही हूँ। वो कलस कर रह गई। क्या आप सीधे तरीके से बात का जवाब देने से नावाकिफ़ हैं। एक तो पुरहोल तवील सफ़र, ऊपर से इसकी हद दर्जा बेनियाजी और खुदरापन। इसकी नाजुक मिजाजी ज़्यादा देर तक सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं कर सकी। वो एकदम झंझलाकर जैसे इस पर उलट पड़ी थी। वो एकदम से गज़बनाक होकर इसकी तरफ मुड़ा। शट अप,
मैं इस तरह का लबोलहजा बर्दाश्त नहीं किया करता। अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, वरना खिड़की से उठाकर बाहर फेंकने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। वो भड़क कर बोला और ज़िरमिल का एक लहजे को जैसे खून खुश्क हो गया। किस कदर धांसू और जाबराना अंदाज था। वो लब बस्ता बैठी रह गई। औरतें इनके नज़दीक गाय बहन से बढ़कर और कुछ नहीं होती। भला के सगीर, खुद पसंद और सरकश होते हैं ये देहाती लोग। मम्मा की बताई हुई बात इसे 100% दुरुस्त लगी। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? इसे अपनी बेचारगी पर रोना आने लगा। इसका बस चलता तो खुद नवाब साहब को धक्का देकर गाड़ी उड़ाते हुए वापस शहजाद विला लौट जाती अपने घर। उफ दादा जान, आपको भी इस ख़राब मौसम में ही बुलावा भेजना था। अंदर उठते उबाल को कहीं तो राह मिलना ही थी। ना आप इस कदर इमरजेंसी बुलाते और ना मुझे इस नापसंदीदा शख्स के साथ ये क़यामत खेज घड़ियाँ गुजारना पड़ती। वो बहुत कोफ्त भरे अंदाज में सर झटकते हुए दोबारा खिड़की से बाहर झांकने लगी, जहाँ तेज़ शोर सर्द बौछार लिए आंधी तूफान के रेलों से बरसर बेकार इसी की तरह बेबसी से झुकते बिखरते टूटते शजरो हिजर के माँ सिवा कुछ ना था। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता हर शय को अपनी लपेट में लेती जा रही थी। हाँ, एक शय जिसके आगे वो भी शिकस्त खुर्दा हो गई थी, वो थी आसमान से छाछों छाछ बरसती बौछार, जिस पर रात की तारीकी का कुछ असर नहीं हुआ था। बिल्कुल ज़िरमल की तरह वो भी तो इस नाइंजार अबर आलूद मौसम के हाथों मजबूर हो गई थी। अपनी नाजुक तबई और इसके खिलाफ शदीद व गम गुस्से का बर्मिला इजहार फिल वक्त तर्क करना पड़ा था कि और करती भी क्या। इस वक्त इसके रहमो करम पर जो थी, जानती थी वो लिहाज और मुरावत की हदों से कोसों दूर है। जो कहता है उस पर अमल दरामद में चंदा ताख़ीर नहीं करता। सो होंठ काटते चुपकी हो रही, ताहम दिल के थाल में ढेर सारे वसवसे और अंदेशे सिक्कों की तरह गिरते चले जा रहे थे। मान गाड़ी का इंजन घुराते हुए बंद हो गया। शायद टायर फंस गया है कहीं। कितनी ही देर अंदरूनी हालात में सर खपाने के बाद वो बड़बड़ाते हुए सीधा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अल्लाह खैर, ये एक नई मुसीबत। खौफ से डूबता हुआ दिल मज़ीद सुकड़ने लगा था। थोड़ी देर बाहर खटर पटर करने के बाद वो वापस आया तो सर्दी से ठिठर रहा था। इसका बादामी शलवार कुर्ता बुरी तरह भीग गया था। गर्म जैकेट के बायस बहरहाल कुछ बचाव हो गया था। बाल भीगकर पेशानी से चिपक रहे थे। अब क्या होगा? इसने होल कर इसे देखा, जो दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए खुद को गरमाइश पहुंचाने की सही कर रहा था। वो कुछ ना बोला, नए सिरे से क्लच और गियर की कारकर्दगी का जायजा लेने लगा। इसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। जवान हसीन लड़की का साथ था। रात का अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। ऊपर से ऐसा खतरनाक तूफानी मौसम, दूर दूर तक किसी पनाहगाह के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे में खुदा के बाद इस गाड़ी का ही कुछ आसरा था। ये भी जवाब दे गई तो क्या बनेगा? बहुत भारी जिम्मेदारी थी इस पर। अपनी ज़ात की बात होती तो इसको रत्ती बराबर भी परवाह ना होती। वो किसी तरह भी इस खतरनाक सूरत हाल से निमट सकता था, मगर ज़िरमल की मौजूदगी ने इसके हाथ बांध दिए थे। लड़की ज़ात थी। इस वीराने में अगर सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती तो? क्या गाड़ी ख़राब हो गई है? इसकी तशवीश फितरी थी। वो बहुत घबराई हुई खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी। हो भी गई हो तो आप क्या खिदमत पेश कर सकती हैं इस सिलसिले में? तंज में लिपटा बेजार कुन जवाब मौसूल हुआ था। वो कुड़कर रह गई। अगर जो ऐसी आफत ना पड़ती तो कब की 2 हर्फ बेचकर अपनी डाल लेती। वो जल बुनकर कबाब ही तो हो गई थी। तो आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? वो तिल मिलाकर पहलू बदलते हुए कह गई। वजीफ़ा कर रहा हूँ, जिसके फैज़ से आपकी वालदा मुहतरमा का भिजवाया हुआ हेलीकॉप्टर मदद को आन पहुँचेगा। वो जैसे काट खाने को दौड़ा था। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए रुख मोड़ गई। मुझ पर किस हिसाब में बरस रहे हैं? मैंने चलते वक्त भी कहा था कि इस खटारा गाड़ी को रहने दें, पापा की जीप ले लेते हैं। वो ज़्यादा देर तक अपने गैस पर काबू नहीं पा सकी थी, सो बिला आखिर बिगड़ने लगी। मगर आपके सर में जाने कौन सा सौदा सवार था, लेके मुझे भी ख्वार कर डाला। वो होंठ चबाते हुए बरहमी से सर झटक रही थी। इसकी बरहमी सरासर रद्द-ए-अमल के तौर पर नुमायां हुई थी। अब्बास ने निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए एक दहकती हुई निगाह पर डाली। दादा जान की ज़िंदगी का सवाल ना होता और अम्मी इस कदर मजबूर ना करती तो इतना लंबा सफ़र तो गुजरा आपके साथ एक कदम का साथ भी गवारा ना करता। खुद को तो क्या, अपनी गाड़ी को भी आपके साय से दूर रखता। अब भी घर पहुंचकर गाड़ी अच्छी तरह धुलवाऊंगा अंदर बाहर से। मैं नापसंदीदा लोगों की महक भी अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करता। इसके सर्द व सपाट चेहरे से इसकी ज़ात से हद दर्जा बेजारी के आसार वाज़ेह झलक रहे थे। मुझे भी इस कदर मजबूरी ना होती तो आपका साथ कभी गवारा ना करती। वो बुरी तरह पेचोताब खा रही थी। एहसास ज़िल्लत से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। और आप किस दर्जा खुद परस्त और कमज़र्फ इंसान हैं कि इतने से एहसान को बार बार जतलाकर ख़ुद को मज़ीद हल्का कर रहे हैं। वो मलामत भरी नज़रों से उसे देखते हुए तर्ज से कह रही थी। शट अप। वो एकदम मुश्तिल होकर दहाड़ा। मैं अपनी ज़ात पर बेजा हर्फगिरी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बर्दाश्त क्या करते हैं? वो चबा चबा कर बोलते हुए तीखी नज़रों से इसे देखने लगी। एक लिस्ट बना दीजिए इसकी, ताकि मुझे याददाश्त में महफूज करने में आसानी रहे। इस्तेज़ाइया गोया हुई थी।
क्यों, आप मेरी क्या लगती हैं जिससे इस दर्जा ज़ाती मामले को शेयर करूं? इसने बराह रास्त इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में आंखें डालते हुए दुरुस्ती से इस्तफसार किया। इसकी नज़रों में जाने क्या था कि वो अपनी जगह लरस कर रह गई। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। वाकई क्या रिश्ता था इसका जो ख्वाह पर्सनल हो रही थी। एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था, तायाजाद होने के नाते रिश्ता बनता था, और एक वो नाम नेहाद रिश्ता था जो कागज़ों में बन पड़ा था, मगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को किसी भी रिश्ते से तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। मुझे आपकी ज़ात से रती भर दिलचस्पी नहीं, आपकी पसंद और नापसंद से मुझे क्या गर्ज, वो तंदी से कहकर बाहर देखने लगी, जहाँ अब अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बरसती बूंदों के साथ साथ तो अब गरज चमक भी गोया हिस्सा बटाने तशरीफ़ ले आई थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क दिल दहलाए दे रही थी। इसी लम्हे एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ, शायद कहीं बिजली गिरी थी। आवाज़ इस दर्जा होलनाक थी कि वो एक चीख मारकर स्टीयरिंग से उलझते इसके मजबूत हाथों को अपने दोनों हाथों में जकड़ गई। अपने आप में रहो। दूसरा लम्हा क़यामत का था। वो एक लहजे को तो जैसे हक दक बैठा रह गया था, फिर दूसरे लम्हे इसके हाथ झटकते हुए गुस्से से कहता दोबारा चाबी इग्निशन में लगाने लगा, और वो बैक वक्त शर्म और कैद से मुंजमद सी बैठी फटी फटी आंखों से इसे देखती रह गई। इसका फ़ेल कतई बेख्तियारी और फितरी था। इसने कौन सा जानबूझकर किया था। वो मुठियाँ भींचकर इसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका? गुस्से और शर्म से इसकी आवाज़ कांप रही थी। जी चाह रहा था ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। आपने क्या समझकर मुझे ये बात कही? वो आग बगोला हो रही थी। अरे मैं तो कभी लानत भी ना भेजूँ तुम पर। समझते क्या हो अपने आप को? बड़े पार साहब बने फिरते हो यार। लोग कहते हैं सर अब्बास हैदर अपने गिर्द एंटी गर्ल्स परफ्यूम का छिड़काव किए रखते हैं हम वक्त। सब बकवास एकदम। इसी बाप के बेटे होना, आखिर जिसने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4-4 शादियां रचा रखी हैं। उसी ख़ानदान के होना आखिर, जहां 3-3 4-4 शादियां करना एक मकबूल आम और पसंदीदा रिवाज समझा जाता है। मम्मी किस कदर दुरुस्त तज्ज़िया करती हैं इस ख़ानदान का। नफ्स का मारा हुआ जंगली और हरीस, औरत और दौलत के पीछे लपकने वाला ख़ानदान। ये गाँव के लोग होते ही ऐसे हैं, बज़ाहिर मासूम और सादा, बबातिन गुनों के पूरे। वो जैसे अपनी सोच पर मोहर तस्दीक सब्त कर रही थी। खिफ्त से इसका बुरा हाल था। खुद अपनी बुज़दिली पर भी रह रहकर उबाल उठ रहे थे। ज़रा सी बिजली ही तो गिरी थी, मुझ पर तो नहीं गिरी थी ना। क्या ज़रूरत थी इसकी बेरहम और कठोर वजूद का सहारा तलाश करने की, इसकी मजबूत पनाह ढूंढने की। वो खुद पर लानत मलामत कर रही थी। हस्बे साबिक इसने जिरमल के वावेले पर कान धरने की जहमत नहीं की। बेनियाज बना निचला होंठ दबाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सच शुक्र कि इसका इंजन बिला आखिर अपनी जिद छोड़कर बेदार होने पर आमादा हो गया। चंद एक झटकों के बाद गाड़ी आगे खिसकने लगी तो इसने शुक्र का कलमा पढ़ा। इस कदर लंबा रास्ता था, इससे सफ़र की तवालत और संगीन किस्म की खामोशी से वहशत हो रही थी। मगर क्या करती, वो तो ज़रूरी से ज़रूरी सवाल का जवाब देने का भी रवादार नज़र नहीं आ रहा था। यकायक इसे एहसास हुआ इसका पेट बिल्कुल खाली है। दोपहर को वो लोग चले थे और इसने सुबह नाश्ते में एक स्लाइस और चाय का एक कप लिया था। चलते वक्त कुछ खाने का मूड नहीं हुआ और अब इसे ज़ोरों की भूख लग रही थी। सुने मुझे भूख लग रही है। वो तस्लीम करती थी कि इसकी बर्दाश्त बहुत कम थी, खुसूसन भूख, नींद और गुस्सा बर्दाश्त करने में वो अज़ल से नाकाम रही थी। सो इसकी तल को तुर्श बुलाकर फिर इसे मुखातिब कर बैठी। आपके नान नफ़े की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। किस कदर दो टोक अंदाज में बर्जस्ता जवाब लड़खाया गया था। गहराई लिए हुए इस मायनीखेज़ लहजे में क्या कुछ ना था वो अच्छी तरह समझ गई थी। इतनी नादान तो नहीं थी अब। एक लम्हे को वह खजालत से सुर्ख पड़ गई। नेमतों के ख्वान तो सजाने से रहा, खाने के लिए मेरे सर के अलावा फिलवक्त और कुछ दस्तयाब नहीं है। इसके इस कदर बेमुरवत अंदाज पर वो पूरी जान से सुलग कर रह गई। मैं इस कदर कड़वी और जहरीली डिश खाना पसंद नहीं करती। वो बमुश्किल तमाम अपने खुलते हुए असाब पर काबू पाते हुए बज़ाहिर बड़े तहम्मुल से गोया हुई। ड्रिंक के तौर पर खेतों में भरा पानी भी मौजूद है, जाइए और नोशे जा कीजिए। दूसरी तरफ हर दर्जा इत्मीनान की कैफियत थी। वो जी भरकर जज कर रहा था। सुनिए, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। वो बेबसी की इंतहाओं को छूती हुई गैस भरी नज़रों से इसे देख रही थी। आप होते कौन हैं मेरा मजाक उड़ाने वाले? वो बल खाकर तनतनाते हुए कह बैठी। अपना मुंह संभाल कर बात किया करो मुझसे, समझी? वो गुराकर उलट पड़ा। वो खैफ सी होकर लाचारी से उंगलियां मरोड़ते हुए सामने मुतवज्जा हो गई। इसकी दोंद, सख्ती और अजियत भरी रफाकत बर्दाश्त करना इसकी मजबूरी थी। गांव के लोगों को रिश्तों की पहचान बिल्कुल नहीं होती। क्या बहन और क्या बेटी और क्या माँ, किसी का लिहाज नहीं करते, और जो इनके आगे डट जाए इसकी चमड़ी उधेड़ डालते हैं। इनके अंदर के नंगे भूखे वैशी जज्बे किसी भी किस्म की तहजीबी और शराफत से मावरा होते हैं। बस पेट भरा हो, हुक्म बजा लाने वालों की कतारें हों, तो इन जंगली मर्द सुरमाओं के भड़कते कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। मम्मा की बताई हुई बातें रह रहकर इसके कानों में गूंज रही थी, जो इसे हर तरफ सच लग रही थी। शालाबारी एकदम तेज़ हो गई, इस कदर तेज़ कि गाड़ी चलाना दुश्वार तर होता गया।
विंड स्क्रीन मोटी मोटी बरसती बूंदों और पत्थर की तरह एक तवातर से गिरते ओलों की बौछार से बुरी तरह धुंधला रही थी। वो महज अंदाजे से गाड़ी चला रहा था, चला भी कहाँ रहा था, चलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। नीम पुख्ता कच्ची पक्की सड़क की गीली चिकनी मिट्टी और ताहदे नज़र फैला पानी का दरिया ड्राइविंग में अलग रुकावट बना हुआ था। ऊपर से गरजते बादल और कड़कती बिजलियां और इर्द गिर्द फैली गंभीर पुरस्रार तारीकी। जिरमिल की सारी तरारी धरी की धरी रह गई। हकीकतन अपना वजूद मौत से बहुत करीब लगने लगा। कितनी ही देर अनजाने खौफ से धड़कते दिल के साथ महर बलब बैठी रही। फिर सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए वो रूहानी होकर मजबूरन फिर इसकी तरफ पलटी। अब्बास साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगता है खौफ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो बहुत रूहानी लहजे में गोया हुई थी। अब्बास ने एक तीखी तिरछी नज़र इस पर डाली। इसकी गुलाब ऐसी दमकती रंगत में जर्दियाँ घुल रही थी। चेहरे पर इतनी सर्दी में भी पसीना फूट निकला था। इसका नाजुक दिल फरेब सरापा बैत मजनू की तरह कांप रहा था। वो इस दर्जे सरसीमा और बेवसान हो रही थी कि अब्बास को अपने अंदर उमड़ता जलाल दबाना पड़ गया। इसके लिए तमाम तर मुंतकमाना और संगदिलाना जज्बात रखने के बावजूद वो बहरहाल इंसान था, एक कमज़ोर, बेबस और मुसीबत में गिरे बंदे की तशफ़ी के लिए और कुछ ना सही हमदर्दी के चंद बोल तो बोले ही जा सकते थे। घबराओ नहीं, मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ, शायद कोई ठिकाना मिल जाए सर छुपाने को। वो खिलाफ आदत कदरे नरमी से बोला और फिर इसके कुछ बोलने से बेशतर गाड़ी बंद करके नीचे उतर गया। जाने कहाँ गए हैं इस कदर तूफ़ानी मौसम में। इसका दिल धक धक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो भीगता कांपता गाड़ी में आया तो इसके हाथों में ताज़ा सेहतमंद किस्म के 7-8 माल्टे दबे हुए थे। उजलत में तोड़ने के बायस कुछ की टहनियाँ भी पत्तों समेत साथ लटक रही थी। सड़क के किनारे माल्टों का बाग लगा हुआ है इधर। पहली बार इसने अपनी तरफ से वजाहत दी थी। फिलवक्त भूख मिटाने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। बाग के शुमाली कोने की जानिब किसी गांव के आसार दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करके थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाई जा सकती है। खुदा करे वाकई कोई गांव ही हो। अब मज़ीद सफ़र नामुमकिन हो गया है। सुबह ही कुछ हो सकेगा। इसके लहजे से तशवीश झलक रही थी। और रात इसने बदहवास होकर इसकी तरफ देखा। वो कहाँ गुजारेंगे? गांव के किसी घर में पनाह ले लेंगे। देहाती लोग इतने तो मेहमान नवाज होते ही हैं। आखिर में वो तंज करने से बाज ना रह सका। जिरमल जैसे कानों में तिल डालकर डैशबोर्ड पर से एक माल्टा उठाकर छीलने लगी। जाने भूख की शिद्दत थी या वाकई ज़मीन की तासीर थी कि ये माल्टे से बहुत मीठे, रस भरे और खुश जायका लगे। वो जो खूबसूरत सी प्लेट में रखी साफ़ सुथरी स्याह मिर्च और नमक के छिड़काव के हमरा माल्टे की काशें बड़ी नफासत से कांटे से खाने की आदी थी। आज माल्टे के रस से सने हाथों से किस कदर ऊपर से सारा नखरा और तंतना भूल कर खुद छीलकर साफ करके हाथ की ओक पर रख कर खा रही थी। वक्त वक्त की बात है सारी। अब्बास ने भी 2 माल्टे खाए। छिलके वगैरह फेंकने के लिए जब इसने खिड़की का शीशा नीचे किया तो बर्फीली हवा का तंदो तेज झोंका। जिरमल को बुरी तरह कपकपा गया। किसी तरह घिसट घिसाट के गाड़ी का बूढ़ा हांफता कांपता इंजन बाग के शुमाली कोने तक पहुंच ही गया और फिर जैसे खांसता हुआ दम तोड़ गया। आप लॉक लगाकर गाड़ी में बैठें, मैं गांव के किसी घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। सामने कुछ दूर मकानात वगैरह नज़र आ रहे हैं। वो इसे हिदायत और वजाहत करता हुआ फिर गाड़ी से बाहर निकल गया। 15-20 मिनट के जानलेवा इंतज़ार के बाद वो वापस आया तो इसके साथ 2 आदमी भी मौजूद थे। इसके इशारे पर वो जी खड़ा करके नीचे उतर आई। सर्दी की शिद्दत से रगों में खून जमता महसूस हो रहा था। मुझसे नहीं चला जा रहा। चिकनी मिट्टी इसके पैरों तले फिसलती महसूस हो रही थी। कच्चा रास्ता ताहदे नज़र तालाब बना दिखाई दे रहा था। तो क्या सर पर उठा लूँ अब? वो बुनाकर मुड़ते हुए इसे डांटने लगा। जिरमल की जान जलकर रह गई। खुद तो किस मज़े से अपने कुछ होते सोतों से बातें बिगाड़ रहे हैं और वो किसी आकर दिल ही दिल में इसे लताड़ने लगी। गिरते पड़ते बिला आखिर घर की दहलीज पर पहुंच ही गए। मासी, ओ मासी, खैर से पिरोने आ गए हैं। गुलाम रसूल ने सर पर से छाता चटकते हुए जनाना कमरे के पास आकर ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई थी। सो बिस्मिल्लाह, रब कुल दिया खैरा करें। एक सेहतमंद सी अम्मा टाइप खातून ने बैठक में दाखिल होकर बिला तवक्कुफ जिरमल को गले लगाकर 2-3 बार भींजने की रस्म पूरी करने के बाद अब्बास के सर पर हाथ फेरा। अंदाज यूं था जैसे अपने किसी जान से प्यारे की आमद हुई हो। मासी के पीछे इसकी बहू और गुलाम रसूल की बीवी झिझकती शर्माती इसके करीब आ गई और सलाम दुआ के बाद वो झटपट बिन पूछे खाना ले आई। जोहरा, पिरोनों के लिए मंजी बिस्तरे का इंतज़ाम कर दिया तूने? वो खाना खा चुके तो मासी ने बहू से दरियाफ्त किया। नहीं मासी, तुझसे पूछना था कि किधर लगाऊं? इधर इसी बैठक के पलंग पर ही ना डाल दूं रज़ाई? जोहरा का इशारा बैठक के कोने पर लगे रंगीन पायों और लकड़ी की मुनक्किश छोटी सी पुश्त वाले बड़ी कुशादा से नवाड़ी पलंग की जानिब था, जिस पर बहुत खूबसूरत सी रंगीन कढ़ाई वाली सफ़ेद 4 सूती की चादर बिछी हुई थी। चादर के किनारों पर सफ़ेद कुरेशे से बहुत खूबसूरत काम बना हुआ था। सरहाने की सिमत 3 अदद खूब फूले हुए कढ़ाई वाले गिलाफों वाले तकिए पड़े हुए थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों मियाँ बीवी के लिए काफ़ी रहेगा। ये बैठक गर्म भी काफ़ी है।
मासी के मेहमान आखिर शहरी बाबू थे। इनके हिसाब से बैठक ही इनके आला दर्जे की रिहाइशगाह थी। कुल 3 तो कमरे थे बैठक समेत। एक में ज़ोहरा, गुलाम रसूल और इनके दोनों बच्चे थे, तो दूसरे में मासी और इसका खावंद इमाम दीन। बस तो रज़ाई डाल दे, वो शनील वाली है ना जो पेटी में रखी हुई है, वो ले आ। मासी ने ख़ास मेहमानों के लिए खुसूसी एहतमाम की हिदायत की थी बहू को। ज़ोहरा झटपट रज़ाई लाने के बाद बर्तन समेट कर उठ खड़ी हुई। पुत्र, तुसी हुन आराम करो, थके हुए होगे। ज़ोहरा, ये अपना काका तो नहीं रो रहा? एक चीखख्वार बच्चे की आवाज़ कान में पड़ने पर मासी घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बहू को भी मुतवज्जा करती गई। आपके कितने बच्चे हैं जी खैर से? ज़ोहरा ने जाते जाते यूं इश्तियाक से ज़िरमल का चेहरा देखते हुए पूछ डाला, जहाँ हवाइयाँ उड़ रही थी। एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो हिरासा सी होकर इंतहाई इज़्तिरारी कैफियत में हाथ मसलते हुए इधर उधर देखती, जैसे खुद से भी नज़र चुरा रही थी। ले पगली ना हो तो, अरे अभी तो नई नवेली दुल्हन दिखाई पड़ती है ये। मासी की तजुर्बाकार नज़रों ने लम्हों में इसका सरापा जांच लिया था, तभी हंसते हुए बहू से कह रही थी, कितना अरसा हुआ है ब्याह को? इस बार इससे पूछा गया। वो जी बात यह है कि हम लोग, वो टूट कर उमड़ आने वाले फितरी हिजाब पर बमुश्किल काबू पाते हुए घबरा कर वजाहत करने ही वाली थी कि इस दम तेज़ी से इसकी बात काटते हुए आवाज़ बोल पड़ा, मासी 4 महीने हुए हैं हमारी शादी को। इसके लहजे में मासी के लिए एहतराम था और ज़िरमल के आसाब पर जैसे कोई बम फटा था। सटपटा कर उलझी घबराई मुतहैयर नज़रों से इसे देखते हुए मासी से दोबारा वजाहत करना चाहिए, मगर इसी दम अब्बास ने अपना भारी पाँव इसके पाँव पर रखकर गोया चुप रहने का इशारा किया। इसे एक और झटका लगा। वो बेयकीनी और सरसीमिगी समेत बोंचकासी इसे देखती रह गई। चलो अल्लाह साईं खैर करेगा, सदा सुहागन रहो, अल्लाह जल्द गोद हरी करे। अब तुम लोग सो जाओ, मैं भी चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। ये कुंडी लगा लो पुत्र अंदर से, बहुत तेज़ हवा है बाहर, जैसे बंद फाटकों को भी उखाड़ फेंकेगी। रब करे कल थम जाए मी। खड़ी फसलों के लिए तो निरी तबाही है तबाही। मासी अपनी गर्म चादर लपेटते हुए कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। ज़िरमल तो जैसे पानी पानी हो गई थी। ये क्या बकवास है? आपने इनको बताया क्यों नहीं? मासी के निकलते ही वो बिफरे हुए अंदाज में इससे उलझ पड़ी। इसे बेतरह शर्मिंदगी हो रही थी। मसलहत इसी में थी कि इनके क़याफ़े को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। मोहतरमा, ये गाँव है, यहाँ कज़न्स, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स की इस्तिलाहात सीधे सीधे फहाशी के ज़ुमरे में आती हैं। वो सपाट अंदाज में कहकर मुझे उतारने लगा। मगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब हूँ? वो दांत पीसकर मुखातिब हुई थी। चेहरा लाल बबूका हो रहा था। तो क्या है मेरी? एक लम्हे को रुककर इसने सर उठाकर बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर सवाल किया। इसकी चमकीली नज़रों में ढोलती हद दर्जा तंदी और सर्द मेहरी ज़िरमल को अजीब तरह से हुलाने लगी। वो घबरा कर पलके छपक गई। इन नज़रों के अंगारे से अपने पूरे वजूद में दहकते महसूस हो रहे थे। इस कदर तूफ़ानी मौसम में रात गए एक जवान लड़की को तनहा लेकर इतनी तवील सफ़र पर निकलने वाले अजनबी की पजीराई। सीधे साधे सादा दिल लोग ये करते कि पंचायत बुलाई जाती और खड़े खड़े अगवा या घर से फरार का मुकदमा बनाकर कानूनी पसंदी के आला दर्जी के इजहार के तौर पर थानेदार साहब को बुलवा लिया जाता कि लड़की के घर वालों का पता लगाकर बहिफाजत इनके सुपुर्द किया जा सके। इनके यहाँ महरम के बगैर लड़की के सफ़र पर निकलने का तस्वर ही नहीं पाया जाता। इसीलिए मुसाफिर के साथ एक लड़की हमरा देखकर खुद ब खुद मुझे शादीशुदा समझ लिया, क्योंकि इससे आगे कुछ सोचना इनके तस्वर में ही नहीं है। अगर मैं इनकी गलतफहमी दूर कर देता तो रात बसर करने के लिए यह आखिरी पनागाह भी नसीब न होती। सो मुझे मसलहतन ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। ज़िरमल होंठ चबाती चुप हो रही। जाहिर है और चारा भी क्या था। ओसान तो दोनों के ख़ता हुए जब एक और भयानक सूरत हाल का अदराक हुआ। हवा से बुरी तरह बजते खुलते दरवाजे को आवाज़ बंद करके जब वापस पलटा तो वह घबराकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई और कुर्सी की पुष्ट पर अपनी लरसती उंगलियां जमा दी। ओ माय गॉड! सिचुएशन समझते ही आवाज़ चकरा गया और ज़िरमल की तो ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। इसने बेसाख्ता धड़धड़ाते दिल पर हाथ रख लिया था। आंखों में यहाँ वहाँ खौफ व हिरास का राज था। इन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि मसलहतन पिया जाने वाला ये कड़वा घूंट इस दर्जा ख़तरनाक और संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा। दोनों परेशान से अंदाज में कमरे का जायज़ा ले रहे थे। 60 वाट के बल्ब की पीली मलकीजी रोशनी पलिस्तर लगे दर दीवार से टकराकर अजीब नामानूस सा इम्तिजाज पैदा कर रही थी। कमरे में 2 कुर्सियाँ, एक दरमियाने साइज़ की मुरब्बा शक्ल की मेज़ और 2 मूढ़े थे और दूसरे कोने में बड़ा सा कुशादा पलंग था, जैसे किस्तियों की तहों ने बहुत नरम बना दिया था। पलंग पर शनील की सुर्ख बड़े बड़े तिलकश फूलों वाली सब्ज़ रज़ाई पाइंती की जानिब सलीके से रखी हुई थी। पलंग इतना वसी और अरीज था कि 2 बंदे बड़ी आसानी से सो सकते थे। मासी और ज़ोहरा ने अपनी तरफ से मियाँ बीवी के लिए शब बसरी का इंतज़ाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़रूरत की हर शय मौजूद थी और इस गरजते बरसते सर्द बर्फीले मौसम में रात के इस पहर इस कदर महफूज पुर हरारत और आरामदेह ख्वाबगाह का मैसर आ जाना यकीनन एक नेमत से कम नहीं था। मगर ये लुत्फ़ तो तब कुशीद किया जाता
जब हकीकतन ये ताल्लुक दिल की गहराइयों से इस बात के मराहिल तय करता हुआ परवान चढ़ा होता। यहाँ तो यह आलम था, बहुत सारे करीबी रिश्तों की मौजूदगी के बावजूद दोनों के दिल एक दूसरे से हज़ारों नूरी साल के फासले पर थे। एक अजनबी और गैर लड़की के साथ रात एक कमरे में गुजारना यकीनन किसी भी खुददार शरीफ नफ्स और आला इंसानी और तहजीबी रिवायात के अलमबरदार ख़ानदानी मर्द के लिए एक इम्तहान से कम नहीं होता, और फिर लड़की भी ऐसी जिसकी हुस्न और जवानी क़यामत खेज़ हद तक बहका देने वाली हो। और ज़िरमल के खदशे तो सिवातर थे। ऐसा जारे बेरहम वहशी मर्द जो एक लम्हे को बिपर कर पुराने हिसाब बेबाक करने पर तुल गया, तो वो मूड़ा कुछ फासले पर खींच कर उताक में रखा कई साल पुराना टाइटल कटा फटा रिसाला उठाकर पढ़ने लगा। अब्बास की यह हरकत इसके अंदर के इस्तराब और उलझन की वाज़ेह आकाश थी। ज़िरमल ने घबराहट से मफलूज होती हसियात पर मुश्किल तमाम चौकस रखते हुए एक चोर निगाह मूड़े पर बैठे लंबे चौड़े भरपूर वजूद पर डाली। इसके अंदाज में बड़ी शान बेनियाजी और हद दर्जा इस्तग़ना झलकता था। वो एकदम छा जाने वाली ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था। देहात के तरोताज़ा खालिस माहौल में पला बड़ा फौलादी सरापा नाकाबिले तस्खीर दिखाई देता था। बिलाशुबा सर अब्बास हैदर जहानत, मतानत और मर्दाना दिलकशी का बेमिसाल नमूना है। यूनिवर्सिटी के तलबा और अक्सर इस्तात्ज़ा इस बात के कायल थे, मगर ज़िरमल चिढ़ जाती। सरासर धोखा और फ़रेबकारी है। चाल है इस शख्स की अपनी खोखली शख्सियत पर पर्दे डाल रखे हैं, वरना इसका ख़ानदान तो वही है जो औरतों को जूती कपड़े की तरह इस्तेमाल करता है। वो दिल ही दिल में खोलती जलती बुनती रहती, और अब इस तरह इतनी रात को तन्हा एक बंद कमरे में इस बेरहमी और सफाकी के चलते फिरते इश्तिहार के हमरा रात गुजारने का तस्वर ही इसके रगोपे में सनसनी दौड़ा गया था। खौफ ने इसके आवाज़ सल्ब कर लिए थे। ये तो पत्थर और फौलाद को मिलाकर बनाया गया है। तुझसी बेबस, कमज़ोर और खौफ में डूबी लड़की पर काबू पाने के लिए तो इसे चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। वो गाहे बगाहे खौफजदा नज़रें इसके रिसाले में गुम वजूद पर डालते हुए गैर इरादी तौर पर इधर उधर देखती बचाव का जरिया तलाश कर रही थी। इस तरह तो रात गुजरने से रही। इसका दिल अनजाने खदशात के पाताल में डूबता चला जा रहा था। असाब जैसे टूटने बिखरने के सबर आजमा मराहिल से गुजर रहे थे। रात बहुत हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए। दफतन वो रिसाला ताक में रखकर मुड़ा और इसकी तरफ देखते हुए कमरे के वस्त में इसके करीब आ गया। खौफ से इसका दिल धड़क कर जैसे हलक में आ गया। वो बेसाख्ता गैर महसूस अंदाज में पीछे सरकी थी। वो इस लम्हे मुतवज्जा नहीं था। इसने अपनी जैकेट उतारी और झटक कर कुर्सी की पुश्त पर फैला दी। मम्मा की कही हुई बातें इसके जहन में घूम रही थीं। मेरा ख्याल है अब सोचने समझने का वक्त नहीं रहा। माँ ने इसकी गंभीर आवाज़ कमरे के सन्नाटे में उभरी। ज़िरमल ने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। वो सीधा इसकी आंखों में देख रहा था। ज़िरमल को जैसे करंट सा लगा। इसका लहजा इसे बहुत गैर मामूली और जुमैनी महसूस हो रहा था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। बिला आखिर वो वक्त कान पहुंचा था जब वो अपनी तमाम तर वहशतों को इसके वजूद में मुंतकिल करने के लिए कतई आज़ाद था। इसके खौफ से मफलूज होते अज़ाब पर मम्मा की बताई हुई माजी की दास्तानें जैसे ओस बनकर गिरने लगीं। शहजाद और सुरैया बीबी दोनों हड़पा शहर के एक गुमनाम से गांव मूजा दोदासू के बासी थे। किस्मत अच्छी कि कुदरत ने मोहर लगा दी। शहजाद पढ़ लिख गए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल करने के बाद लाहौर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर चमड़े का कारोबार शुरू किया, जो देखते ही देखते मुल्कों फैल गया। शादियां खानदान से बाहर करने का इनके यहाँ रिवाज नहीं था, सो बिज़नेस सेट करते ही बड़ी सादतमंदी से अपने बाप अब्दुल वदूद के तय करदा रिश्ते के मुताबिक अपनी चचा की बेटी सुरैया को ब्याह लाए। सुरैया का मिजाज गांव की सब लड़कियों से कतई मुख्तलिफ था। बेतहाशा हुसन, रख रखाव, बोल चाल में नज़ाकत, मिजाज में शहानापन और तंतना अपने हिसाब से। वो गाँव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसने पूरी 8 जमातें पास की हुई थी, सो इस लिहाज से भी मर्तबा ऊंचा हो गया। सुरैया को हमेशा से अपने गाँव के गुटे और यकसानियत लिए हुए बेजार कुन माहौल से चिढ़ रही थी। शादी के बाद जो ज़िंदगी में पहली बार शहर की इतनी खुली डुली और चमकती दमकती फ़िज़ाओं से मानूस हुई, तो फिर पलट कर देखना सुहाने रूह महसूस होने लगा। माँ बाप रिश्तेदार गिले शिकवे करते कि सुरैया तो पिंड का रास्ता ही भूल गई है, मगर सुरैया बेगम को इस गंदी सुंदी घुटन ज़दा फ़िज़ाओं से एलर्जी होना शुरू हो गई थी। शहजाद को वैसी भी कौन सी फुर्सत थी, वो बिज़नेस माइंडेड इंसान थे। इनके अपने धंधे ही जान नहीं छोड़ते थे। एक दफ़ा सुसर के बहुत इसरार पर बादल नख्वास्ता ईद पर मोज़े दोहासू गए। इस वक्त इनकी इकलौती बेटी ज़िरमल शहजाद फ़कत 3 साल की थी। अब्दुल वदूद को डर था ये कदम दोबारा इधर नहीं उठेंगे, सो इन्होंने ख़ानदान की यकजाई सलामत रखने के लिए अपने बड़े बेटे की सबसे पहली औलाद यानी अब्बास हैदर का निकाह ज़िरमल से कर दिया। अब्बास इस वक्त गालिबन 9-10 बरस का होगा।
सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का हुआ कि सुरैया बेगम चूँ चरा न कर सकी। सुसर से बहरहाल दबती थी, दूर बैठकर अपनी मनमानी तो करती, जब वो मुकाबले आते थे तो शहर की पॉलिश सुरैया फिर से गांव की दबी सहमी सी सुरैया बन जाने पर मजबूर हो जाती थी। अपनी अजीज़ जान बेटी का मुकद्दर फूटने का तमाशा इनके लिए इंतहाई रूफरसा था। इसके बाद इनके कदम पिंड की रह गुजर के लिए अजनबी हो गए। पलट कर ना खुद गई ना मियाँ को जाने दिया। ये शुक्र था कि मियाँ सरतापा इनके थे, जो कहा जैसा कहा मनवा लिया। बिजनेस के फैलाव के पेश नज़र शहजाद को इंग्लैंड में रहकर ब्रांच की देखभाल करना पड़ी, तो सुरैया भी झट पर तैयार हो गई। पैसे की कमी ना थी। शहजाद ने लंदन में छोटा सा ज़ाती घर खरीद लिया और बीवी और बेटी समेत मुल्क छोड़ गए और फिर बरसों वहीं कायम रहा। इस दौरान सुरैया बेगम मुकम्मल तौर पर खुद से मूजा दूदासू की बासी होने का ठप्पा साफ करने में कामयाब हो चुकी थी। इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स ने ज़ुबान भी सिखा दी। इस्तेमाल की नत नई चीज़ें मुयसर आईं तो पहनने ओढ़ने बरतने के सब तरीके भी आते चले गए। कच्चे कोटों में रहने वाली नीम ख्वांदा सुरैया का नाम अब तरहदारी, रख रखाव, नज़ाकत और नफासत और माशरती आदाब व अतवार के हवाले से मिसाल के तौर पर महफिलों में गूंजा करता था। बेपनाह हुस्न जिसे दो अच्छा करने और संवारने निखारने में इनकी खुश लिबासी और खुद एतमादी के हथियार मावनीन के तौर पर काम करते थे। एक इंतहाई पसमानदा से गुमनाम से गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत को इन्होंने जैसे याददाश्त से भी खुरच फेंका था। इन्होंने बेटी को हूबहू अपने वज़ा करदा उसूल व ज़वाबित के साथ परवान चढ़ाया, इस डर से कि कहीं खून जोश न मार जाए। इन्होंने किसी अनजाने खदशे के पेश नज़र बचपन से ही जिरमल की ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू कर दिया। वो इसे फीड करती रही कि गांव में रहने वाले किस दर्जा नापसंदीदा और गैर इंसानी फितरत के मालिक होते हैं। अपने सब तनफर आमेज जज्बात बेटी में भर दिए। वो अब इन्हीं की ज़ुबान बोलती थी। 15 बरस लंदन गुजारने के बाद वो वापस लौटी तो एक बार भी गांव जाकर अपने प्यारों से मिलने को जी ना चाहा। लाहौर एयरपोर्ट से सीधा शहजाद विला का रुख किया, जिसे पिछले साल शहजाद ने बहुत अरमानों से बीवी और बेटी की पसंद को मलहूज़ खातिर रखते हुए तामीर कराया था। बहुत बड़ा महल नुमा पुरतइश घर, इतना बहुत सा पैसा। लाहौर की मॉडर्न सोसाइटी में लंदन पलट इंतहाई हसीन व तरहदार और माशरती अदब व आदाब के लवाजमात से सरतापा मरसर बेगम शहजाद को हाथों हाथ लिया गया। वह नहायत फ़ख्र व गुरूर से गर्दन अकड़ाए, एहसास बर्तरी से चूर, खुशी और खुशहाली की लज्जतें कुशीद करती। गाँव वालों को खबर हुई तो खून के रिश्तों की कशिश में खुद ही खींचे चले आए। वो अपनी पुरानी वाली सुरैया से मिलने आए थे, मगर यहाँ तो कोई और ही शहरी मैडम मौजूद थी। सुरैया की भला के बेमहर और खुश्क रवैये, शहजाद की हद दर्जा मसरूफियात के बायस इंतहाई कलील अरसे के लिए नज़र आने वाली शक्ल और अस्सलाम वालेकुम क्या हालचाल के बाद आनन फानन लम्हों में ज़रूरी काम से ये जा वो जा वाली कैफियत और जिरमल के माँ के सिखाए हुए नखूस ज़दा रूखे पीखे अंदाज इन सब से अपनों से मिलने की हसरत और चाहत पर ओस डाल दी। वो जितने खुलूस और मोहब्बत से इनसे मिलने और गांव आने की दावत देने लगे थे, इतनी ही बददिली से वापस पलट गए। कुबरा को बहू का बहुत चाव था। बड़े एहतमाम से हर ईद, शबरात और त्यौहार पर मकदूर बर ताइफ भिजवाया करती, जिनका सुरैया बेगम खूबी मजाक उड़ाती। भाभी क्या ज़रूरत थी इतना तरद्दुद करने की? देखे ना ये 400-500 का जो आपने निकम्मा सा कपड़ा लेकर इस पर ऐसी बेकार पेंडू स्टाइल कढ़ाई और कोटा किनारी लगाई है। इस तरह का कपड़ा तो हमारी मुलाजमा के स्टैंडर्ड पर भी पूरा नहीं उतरेगा। फिर जरी तो महज शब ख्वाबी का लिबास 1,500-2 हज़ार से कम का नहीं पहनती। कपड़ा ज़रा सा चुटकी में लेकर इंतहाई तमस्कराना तेवरों से कुबरा की जानिब देखती सुरैया बेगम के नागवार तासुरात कुबरा को पानी पानी कर गए थे। बहन, मुझे बेटी की पसंद नापसंद का इतना अंदाज़ा नहीं था। बस अरमान था कि जरी बेटी ईद पर ताई का दिया हुआ सूट पहने। चलो आज शाम को इसे बाजार ले चलती हूँ अब्बास के साथ, जैसा इसका दिल चाहेगा पसंद कर लेगी। वो शर्मिंदा सी तोजी पेश कर रही थी। आप जहमत ना करें, ईद के कपड़े तो वो पिछले हफ्ते बनवा चुकी है अपनी मर्जी से। बाकी शॉपिंग के लिए पेरिस जाएगी 2-3 रोज़ बाद। अपने पापा के साथ प्रोग्राम है इसका। इनके लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट थी। अम्मी चलिए, मुझे देर हो रही है। अब्बास जो माथे पर शिकने लिए बड़ी देर से चुप बैठा सुन रहा था, एकदम खड़ा हो गया। वो इस दिन पहली और शायद आखिरी बार शहजाद विला आया था, फिर कभी ना आने के लिए। अलबत्ता कुबरा ने हिम्मत नहीं हारी। सुरैया बेगम के तंज़ो तमस्खर की परवाह न करते हुए हर मौके पर बहू के लिए कुछ न कुछ लेके आन मौजूद होती। जिरमल को जब शुरू में अपने निकाह की खबर हुई थी तो जैसे सदमे से पागल ही हो गई थी। ऐसे में सुरैया बेगम ने इसे अपनी आगोश में भरते हुए तसल्ली कराई। अरे मेरी जान, तुम कतई बेफिक्र रहो। वाला मैं अपनी जान से प्यारी बेटी को इस जहन्नुम में जलता देख सकती हूँ। मैंने पहले इंतज़ाम कर रखा है। तुम्हारे पापा को ज़हनी तौर पर इस फैसले के लिए तैयार कर लिया है कि तुम्हारी शादी गाँव में हरगिज़ नहीं करनी। एक तो माहौल का फ़र्क है, दूसरे हम अपनी बेटी को सारी उम्र सौतन का दुख झेलते नहीं देख सकते। वहाँ के मर्द पहली दूसरी शादी तो शुगलन करते हैं और 3-4 से पहले तो फुल स्टॉप लगाने का कुछ तसव्वुर ही नहीं है।
हमारी एक ही तो बेटी है। मैं जानती हूँ क्यों कुबरा के पैर में चक्कर पड़े हुए हैं। तुम्हारे हुस्न, तालीम और स्टेटस के बल पर वो बेटे को यहाँ लाहौर शहर में मुस्तकिल सेट कराने के ख्वाब देखती हैं। शायद इसको दूसरा शहजाद बनाने का अरमान दिल में पाले हुए हैं। सुना है बेटे ने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल किया है और अब आला तालीम के लिए हुकूमत की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। कुछ भी कर ले रहेगा तो इसी ख़ानदान का सबूत, जिन्हें हरम बनाने का जुनून की हद तक शौक रहा है। सुरैया बेगम के अंदाज में तहकीर और तनफ़्फ़ुर था। तुम्हारे पापा ने मेरे कहने पर बाबा जान से बात की है कि वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हैं। हम जल्दी कानूनी तौर पर कागजात भी साइन करवा लेंगे। तुम यूँ समझो जैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस नाम नेहाद निकाह की कोई अहमियत नहीं है और मैंने तो तुम्हारे लिए जाने क्या क्या सोच रखा है। सुरैया साड़ी की फॉल दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई और आहिस्ता से इसके कंधे थपथपाते हुए कुछ सोचकर दोबारा मुखातिब हुई। तुम्हारे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। हमारे सारे जानने वाले अपने बेटे के लिए तुम में इंटरेस्टेड हैं। खुसूसन वो मिसेस खान तो अपने बेटे जमशेद के लिए बहुत अरसे से कह रही हैं। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं, अभी तो तुम पढ़ रही हो। मैंने किसी को भी तुम्हारे बचपन के इस निकाह के बारे में नहीं बताया। तुम भी किसी से जिक्र ना करना। मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आती है कि अगर हमारे मिलने वालों को खबर हो जाए मिस्टर और मिसेस शहजाद ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता गांव के इतने अजट गवार जंगली खानदान में तय कर रखा है तो किस तरह ना तमस्खर ओढ़ेगा हमारा। तुम्हारे पापा की सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। वो बेसाख्ता जर्जरी लेकर रह गई। मैं तो इन क़यामत को भी बमुश्किल तमाम बर्दाश्त करती हूँ। बस चुप चुपाते ये नाम नेहाद कागजी रिश्ता ख़त्म हो जाए तो साफ कह डालूंगी कि दोबारा जहमत ना करें। और ज़िरमल हर्फ पर हर्फ माँ से इत्तेफाक करते हुए पूरी तरह मुतमईन हो गई। ये इत्तेफाक ही था कि इसने यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया तो प्रीवियस के हिस्से में सर अब्बास हैदर आ गए। 3 साल अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान आया तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफ़र मिल गई। यहाँ वो जॉब के साथ साथ अपनी PhD भी कंप्लीट कर रहा था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया में इसे बहुत अहम ओहदा दिया गया था। इसके लेक्चर देने के अंदाज से स्टूडेंट्स बड़े इम्प्रेस होते थे। इसका नाम ज़िम्मेदार, ज़हीन और सुलझे हुए असातिज़ा में शुमार किया जाता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए ये इसका 3रा साल था। इस दौरान वो लाहौर के एक पुरसुकून से इलाके में अपना एक छोटा सा खूबसूरत ज़ाती घर बना चुका था। इससे छोटा अयाज और सरमद और बहन सबिया यहीं इसके साथ रहते थे। अम्मा और अब्बा जी को बहुत बुलवाया मगर इनका यहाँ दिल नहीं लगता था। हाँ, आते जाते ज़रूर थे। ज़िरमल ने जब एडमिशन लिया और बाकायदा क्लासेस ज्वाइन की तो सर अब्बास हैदर की यूनिवर्सिटी में इस कदर पजीराई पर जैसे पहुँचकासी रह गई। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतने अजड और माशरती अदब व आदाब से बेबहरा पसमानदा से ख़ानदान का बंदा इस दर्जा पोलाइटनेस, डिसेंसी और ग्रेस की अलामत बन जाएगा। इसका ख्याल था अपनी ख़ानदानी नफ्स परस्ती के मुजाहरे के तौर पर ज़रूर इसके पीछे आएगा, इसकी तवज्जो की भीख मांगेगा, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी। वो तो इसके वजूद से यकसर बेनियाज था। स्पेशल ट्रीटमेंट तो एक तरफ, इसके बरक्स इसका रवैया ज़िरमल के साथ दूसरे तलबा के मुकाबले में खासा जारहाना और सर्द होता था। वो इसकी इस दर्जा बेनियाजी बल्कि साफ तौर पर नज़रअंदाज करने वाली पॉलिसी पर दहक कर आतिश फिशा बन गई। पहले ही दिल में बहुत सारा मैल और बदगुमानियाँ जमा थी, अब इनमें मज़ीद इजाफा हो गया और उस दिन तो जैसे तंदूरी बन गई थी। वो बैठे हैं अंदर। अब्बास हैदर के रूम से निकलते अपनी क्लास फेलो असफंदियार से बिगड़े बिगड़े अंदाज में पूछा, वो कौन? बेचारा असफंदियार हक्का बक्का इसकी शिकन आलूद पेशानी देख रहा था। वो जुज़्ब सी होकर इधर उधर देखने लगी। सर अब्बास, इसके लहजे में कड़वाहट सी घुल गई थी इसका नाम लेते हुए। फिर असफंदियार के इस्बात में जवाब देने पर वो जैसे पैर पटकती हुई अंदर दाखिल हुई थी। वो टेबल पर झुका इन्हें मार्क से कुछ पढ़ रहा था। इस पर साइन फरमा दीजिए। बहुत चबा चबा कर बोलते हुए इसने कुछ पेपर्स इसके सामने पटके थे। मामा ने बताया था कि कल पापा ने मामा के कहने पर अब्बास को तलाक के कागजात बनवा कर भिजवाए थे दस्तखत करवाने के लिए, लेकिन कल वो कागजात चूँ के तूँ वापस मिल गए थे रजिस्ट्री की शक्ल में। अब्बास ने नहायत सुकून से सर उठाया, एक तल्ख नागवार निगाह इस पर डाली और फिर कुछ कहे बिना हाथ से पेपर्स एक साइड पे करके दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया, यूँ जैसे कमरे में एक जीता जागता हसीन और नोखेज़ वजूद ना हो, पत्थर का मुजस्मा धरा हो। क्या मतलब है आपका? इसके तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। आपको दस्तखत करना होंगे, वो हरदर्मी से बोली। अजीब तमाशा बनाया हुआ है। मैं आपकी नफ्स परस्ती की बेंड नहीं छोड़ूंगी। सीढ़ी ही चाहिए तो कोई अपने म्यार की ढूंढे। और ओ यू शट अप। यक बयक इसके लहजे में आतिश फिशा दहक उठा था। वो बड़ी बर्दाश्त रखने वाला बंदा था और बहुत कम आउट ऑफ कंट्रोल होता था, मगर ज़िरमल के इस दर्जा नखुत आमेज़ तहकमाना अंदाज ने इसके अंदर आग सी भड़का दी। वो जिस काटदार और तौहीन आमेज़ अंदाज में इससे मुखातिब हुई थी, इसने इसके अंदर वहशत सी भर दी थी। मर्द अपनी मर्दानगी पर जट पड़ते ही ज़ख्मी शेर बन जाता है। वो लम्हे भर में डग भर कर इसके सामने आया
और गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे समेत आगे बढ़कर एक झटके से इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच डाला। इसके साथ गुमान में भी नहीं था कि वो इस दर्जे जसारत का मुजाहरा भी कर सकता है। इसकी नज़रों में तो जैसे ज़मीन और आसमान घूम गए। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर, तुम्हारी सूरत और तुम्हारे स्टेटस पर। इसके दोनों हाथ आईनी गर्म सलाखों की तरह इसके दोनों कंधों पर जम गए। इसका उलझता हुआ पुरतपिश तनफ़ुस ज़रमल को बाप की तरह चेहरे पर लग रहा था। इसका पुरकशिश मर्दाना चेहरा सुर्ख होकर बिल्कुल कंधारी अनार बन गया था। वो अपनी सारी चौकड़ी भूलकर फटी फटी दहशत ज़दा आंखों से इसे देखती रह गई। एहसास ज़िल्लत के सबब इस पर जैसे खून सवार हो गया था। ज़रमल का दिल खौफ से बंद होने लगा। मर्द का ऐसा जारहाना और वहशी रूप कब देखा था। मेरे इख्तियार में होता ना तो एक दुहाई कबल अपना नाम तुम्हारे नाम के आगे से मिटा चुका होता। दादा जान की इल्तिजाएं हाथ बांध देती हैं, वरना। इसने निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। तुम जैसी लड़कियां तो मेरी ठोकरों में होती हैं। एक सानिया को रुककर इसने तहकीर आमेज लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। जानता हूँ अच्छी तरह तुम्हारे सतही मिजाज को मैं, आखिर माँ की तरबियत याफ्ता हो। इसके लहजे की काट और चुभन ने ज़रमल को खोलाकर रख दिया। आप कौन होते हैं मुझ पर या मेरी माँ पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले? वो बेसाख्ता उबल पड़ी। और छोड़िए मेरे बाजू, शर्म आनी चाहिए आपको। और दूसरे ही लम्हे एक जनाटेदार थप्पड़ इसका गाल सुर्ख कर गया था। अगर मैं ऐसा ही नफ्स परस्त होता तो आज तुम मेरे 3-4 बच्चों को पाल रही होती, और मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारी इस दर्जे ज़ुबान दराजी और बदतमीज़ी का बड़ी आसानी से मज़ा चखा सकता हूँ। तुम्हें 1-2 दिन के लिए किसी होटल में ले जाकर अपनी गड़ियाँ रंगीन कर लेने के बाद तलाक दे दूँ तो बताओ क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग मेरा? शरई और कानूनी हक रखता हूँ तुम पर, जब जी चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, तुम्हारे नाम नेहाद गवारपन का बैत खुल जाएगा, और तुम्हें सर आंखों पर बिठाने वाले तुम्हारे हल्के अहबाब के लोग, जिनसे तुम लोगों ने ये ताल्लुक खुफिया रखा हुआ है, इन पर जब ये खुलेगा कि तुमने अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, तो तुम पर एक के बाद दूसरी नज़र डालना भी गवारा नहीं करेंगे। तुम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसके हाथों का आइनी वहशियाना दबाव एक एक करके इसकी सारी मदाफाना हसियात को सुलाता चला गया। छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़। इसका लहजा आंसुओं में डूब गया था। इसकी सहमी सहमी नज़रों में उतरता पानी काम कर गया था। लब काटते कहर आलूद नज़रों से इसे देखते हुए बिल आखिर इसे छोड़कर पीछे हट गया और अपनी नाहमवार सांसें मुतवाज़न करने लगा। आइंदा मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू की तो नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी। वो अपने अंदर के इश्तिहाल और वहशत से बिफरे मर्द को नए सिरे से गहरी नींद सुलाने के लिए रुख मोड़कर दोनों हाथों को मुस्तबराना अंदाज में आपस में रगड़ते हुए अपने असाब पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था। मैं बदस्तूर दादा जान को इस सिलसिले में राज़ी करने में लगा हुआ हूँ। जिस दिन महसूस कर लिया कि मेरा फ़ैसला इनके दिल और असाब पर बिजली बनकर नहीं गिरेगा और वो इस अमर को कबूल करने पर ज़हनी तौर पर आमादा हो जाएंगे, उसी दिन आपके हस्बे मंशा कागजात आपको मिल जाएंगे। मुझे आपको अपनी ज़ात से नेती रखने की कतई कोई चाह नहीं। इसके सर्द लहबो लहजे में तहक्कुम दराया था। जा सकती हैं अब आप, वो सपाट अंदाज में कहकर एकदम पलटा और कुर्सी पर बैठकर किताब अपने चेहरे के आगे रख ली। ज़रमल थके थके कदमों से बमुश्किल खुद को घसीटती हुई बाहर निकल गई। इसे इस कदर सुबकी महसूस हो रही थी कि ज़मीन में दफन हो जाने को जी चाह रहा था, तो इसने बदला लेने की ठान ली और इसकी ख्वाहिश बिल आखिर पूरी हो गई। यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक क्लब के सेक्रेटरी ने यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन के लिए तैयार किए गए ड्रामे में ज़रमल को हीरोइन के रोल की ऑफ़र की, जो इसने कबूल कर ली। इत्तेफाक से फंक्शन में टीवी का एक मशहूर और मुसद्दद प्रोड्यूसर रज़ा चौधरी भी आया हुआ था। इसने ज़रमल की कमाल दर्जे की अदाकारी से मुतासिर होकर इसे अपने ड्रामे में मरकज़ी किरदार की ऑफ़र की। इत्तेफाक से आबाज भी वहीं मौजूद था। इसके चेहरे पर उभरने वाले नागवार तासुरात ने अजब ज़िद सी दिला दी। वैसे तो शायद ना करती, मगर इसे जलाने सताने का मौका हाथ लग गया था, सो झट रजामंदी दे डाली। मिस ज़रमल शहजाद, आपको सर अब्बास हैदर बुला रहे हैं, इसके एक क्लास फेलो ने बताया था। तो मैं क्या करूं? वो बदमज़ा सी होकर बोली। जी। इसके लहजे के तहय्युर पर इसे एहसास हुआ कि वो अपनी रो में बेधड़क क्या कह गई थी। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कहाँ है वो। इसने तेज़ी से खुद पर काबू पाकर बात बनाई। तौन और करहन इसे इस तरफ जाना पड़ा जहाँ इसका क्लास फेलो निशानदेही कर गया था। ज़रूर इस जनरल की बात करना होगी जिसे इसकी इतनी ताकीद के बावजूद मुकर्रर तारीख पर जमा नहीं कराया था। इसे जैसे इसकी हर बात में ज़िद बांधने की आदत सी हो गई थी। रज़ा चौधरी को इनकार भिजवा दें, आप ड्रामे में काम नहीं करेंगी। वो बगैर किसी सलाम दुआ के नाखुशगवार तासुरात से मुज़य्यन चेहरा लिए चुपचाप इसके करीब आन खड़ी हुई थी। इसके सवालिया नज़रों से देखने पर वो छूटते ही खुश को सपाट तहक्कुम भरे अंदाज में गोया हुआ। ये मेरा पर्सनल मामला है। वो इसके अंदाज पर तप कर उखड़पन से बोली। ये ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। वो एकदम जलाल में आ गया। दादा जान को खबर हुई तो सदमे से होश खो बैठेंगे, और मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाने वाली हर शय को रास्ते से हटा दिया करता हूँ। सैकड़ों कोस दूर बैठे हैं वो जुज़बुज़ होकर उलझने लगी। कहने का मतलब था
इन तक ये खबर क्यों कर पहुँचेगी? मोज़र दुदासू खलाई सियारे में वाक़या नहीं है मोहतरमा, वो तन से गोया हुआ। वहाँ बिजली भी है और घरों में टीवी भी आ चुके हैं। आप पहली फुर्सत में चौधरी साहब को जवाब दे दें। इसका अंदाज़ हतमी था, और जो ना दूँ तो? इसने बड़ी जसारत से सीधा इसकी आंखों में देखते हुए सरकशी से पूछा। अब्बास ने एक लम्हे को बगौर इसका चेहरा नज़रों से जांचा। सफ़ेद गुलाबी माइल हसीन और दिलफरेब नकूर से सजा सायराना मुखड़ा, दिलकश मुतनासिब सरापा, बिलाशुबा जहर शिकन था। तो बहरहाल एक पता मेरे हाथ में है, इस कार्ड को किसी वक्त भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बेरहम लहजे में छुपी तंबी और धमकी लम्हों में ज़िरमल को ज़ेर कर गई। इन सियाह चमकीली आंखों में ऐसी बरूदत थी कि वो बेसाख्ता ख़ाइफ सी होकर निगाह चुरा गई। वो बेबस ज़रूर हो गई थी, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ इसका दिल इसके खिलाफ नफ़रत और मुंतकमाना जज्बों से लबरेज होता जा रहा था। वो जल्द अज जल्द इस कागजी बंधन से छुटकारा चाहती थी। इसकी दुरुस्त मिजाजी और बेमहरी से लम्हा लम्हा सुलगाती थी। ये महज इत्तेफाक था कि गांव से उस दिन टेलीग्राम मौसूल हुआ जब शहजाद साहब को लंदन रवाना हुए महज 21 घंटे हुए थे और सुरैया बेगम के पेरिस के लिए टिकट आए रखे थे। शाम को इनकी फ़्लाइट थी। इनका मिसेस अफरीदी के हमरा एक हफ़्ता वहाँ रहकर शॉपिंग करने का प्रोग्राम तय था। अब्दुल वदूद साहब की तबीयत सख्त ख़राब थी, इनकी हालत नाजुक थी और इन्होंने जायदाद वगैरह के बंटवारे के सिलसिले में कागजात सौंपने के लिए इन लोगों को बुलवाया था। महज अब्दुल वदूद साहब की बीमारी होती तो शायद सुरैया बेगम परवाना करती, मगर इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद के कागजात का भी मामला था, सो वो बादल नख्वास्ता ज़िरमल को भेजने पर आमादा हो गई। शहजाद साहब का इतनी जल्दी लंदन से वापस आना मुश्किल था और वो भी पेरिस की फ़्लाइट मिस नहीं कर सकती थी। ऐसे में ज़िरमल ही बचती थी, मगर इसे भेजने का मसला था। इसने तो कभी अपने होश में गाँव की शक्ल भी नहीं देखी थी। इसकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा बाहर गुजरा था। इत्तेफाक से कुबरा खानम का फ़ोन आ गया। वो आज ही सबिया को लेकर शहर आई थी। सबिया का पर्चा था। वो 2-3 हफ्ते कबल गांव चली गई थी। कुबरा ससुर की मिजाज पुरसी के बाद बेटी को शहर छोड़ने आई थी। फिर अब्बास को भी इतला देना थी। सुरैया बहन, अब्बास भी थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी से आकर जाने के लिए निकल रहा है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो ज़री बेटी को इसके साथ रवाना कर दें। आम हालात में सुरैया बेगम मर कर भी गवारा ना करती, मगर अब मजबूरी थी, सो राज़ी हो गई। ज़िरमल को पता चला तो खासा वावेला मचाया। खूब बसोरी कि अकेली नहीं जा सकती, बोर हो जाऊंगी, ये वो। मेरी जान, एक आध दिन की तो बात है, बस हाजिरी हो जाएगी, वरना तुम्हें पता है सारी उम्र ताना मिलता रहेगा कि करबुल मर्ग ससुर को इतला पर भी पूछने नहीं आई। तुम्हें क्या पता, ये ख़ानदान वाले तो मौके की तलाश में रहते हैं। फिर तुम्हारे पापा के हिस्से की खासी जायदाद और ज़मीनें भी हैं, इनके कागजात की वसूली ज़रूरी है। क्या खबर कल कल तुम्हारे ताया और चाचा वगैरह काबिज हो बैठे। हम तो कभी भूले से भी इधर नहीं गए, वो आराम से सब संभाल लेंगे। यूं इसे जाना पड़ा। अब्बास कतन राज़ी नहीं था, मगर दादा जान की हालत के पेश नज़र और कुबरा के समझाने बुझाने पर वो मुश्किल इसे साथ ले जाने पर आमादा हुआ था। ऊपर से इसके नखरे और तंतना देखकर इसकी जंजलाहट और कोफ ज़िवातर हो रही थी। क्या बात है भाई, इस तरह क्या देख रही हैं आंखें फाड़ के? वो झंझला गया। इसने जैसे बहुत सहम कर हिरासा नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं कह रहा हूँ ये मराकबा करने का वक्त नहीं है। वो इसको सोचो विचार में डूबा देखकर बरहम हुआ था। जाएं, जाकर सो जाएं बिस्तर पे, इसने अपनी जलाहट जब्त करते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा। और आप? इसका दिल इस समय इस बुरी तरह धड़क रहा था कि जिस्म के रुए रुए में जैसे ये धक धक दौड़ गई थी। पलकें झुकी हुई थी, लहजे में एक नामालूम सी पद सी कैफियत दराई थी। मैं भी कुछ करता हूँ, फ़िलहाल आप तो निपटे ना। फिर वो आगे बढ़ा, दरमियानी मेज़ एक तरफ खिसकाई, पलंग के ऊपर पड़ी रंगीन चादर खिसकाई। 2-3 खेस तय दर तय बिछाए हुए थे। इसने 2 खेस अलग अलग करके पलंग पर दोबारा से चादर डालकर रजाई दुरुस्त की। फिर मेज़ हटाकर खाली हो जाने वाली जगह पर एक खेस बिछाया, तकिया एक तरफ जमाकर कुछ सोचकर कुर्सी की पुश्त पर पड़ी जैकेट दोबारा उठाकर पहन ली। दूसरा खेस टांगों पर फैलाकर अच्छी तरह जिस्म अतराफ से लपेटकर दूसरे ही लम्हे वो अपने ज़मीनी बिस्तर पर इस्तिराहत फरमा रहा था। वो दम बखुद सी लब बस्ता खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। खड़े खड़े रात नहीं गुजरेगी, अभी लंबा सफ़र बाकी है। मूड नहीं है तो भी सो जाएं, रोशनी तंग कर रही है तो बल्ब बुझा दें, बेकार खर्चात को दिल में जगह ना दें। नफ्स पे सवारी करना मुश्किल सही, मगर ऐसा नामुमकिन भी नहीं, और मैंने इसको कभी भी मुँह ज़ोर नहीं होने दिया। आप बेफिक्र रहें, मैं इस वक्त हालत जंग में नहीं हूँ। मंजिल तक बहिफाजत पहुँचने तक आपकी जानो आबरू मेरी जिम्मेदारी है। नाखुशगवार ही सही, मगर बहरहाल मुझ पर आयद कर दी गई है, और फिर मैं बदअहद और खाइन नहीं हूँ। वो बेतासुर अंदाज में कहकर करवट बदलकर खेस मुंह पर तान के सर के नीचे दबाते हुए जैसे किलेबंद हो गया था। वो गुमसुम से अंदाज में तने हुए सफ़ेद खेस पर खाली खाली नजरें जमाए इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर आहिस्ता कदमों से चलती वो कदरे हिचकिचाहट के बाद
पलंग तक आई। जूते उतारकर बहुत तसब्बुब के बाद टांगे ऊपर करके पलंग की छोटी सी पोस्ट से टेक लगा के शनील की भारी रजाई अपनी तरफ सरकाकर ओढ़ते हुए दर्जीदा नज़रों से कमरे के एक कोने में ज़मीन पर पड़े सफ़ेद केस में छुपे लंबे चौड़े वजूद को बेयकीनी के आलम में देखा। वो जैसे यकीन बेयकीनी के गर्दाब में फंस कर रह गई थी। कितनी ही देर तो अपनी हिफाजत के ख्याल से शऊरी तौर पर ख़ुद को बेदार रखने की सही करती रही, मगर फिर दबीज़ नवाड़ी पलंग और गर्म भारी मखमली रज़ाई ने दिन भर के थके वजूद को अपनी पुरहिदत पनाहें बख्श कर नींद के आगोश में धकेल दिया। इसकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी। कितनी ही बार रात में टूटी और हर बार बेख्तियार इसकी निगाह पहले अपने बाएं जानिब खाली पहलू पर और फिर इस सफ़ेद केस के तने हुए खेमे पर जा टिकती थी, जहाँ किसी किस्म की जंबिश नहीं हुई थी। बिला आखिर सुबह फजर के अजानों के बाद वो दोबारा बेदार हो गई। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास में थी। दूर कहीं से दूध बुलोने, मवेशियों के डकराने और मुर्गे मुर्गियों के शोर मचाने की आवाज़ें कान में पड़ रही थी। थके हुए बोझल जिस्म का ढीलापन दूर करने के लिए वो एक भरपूर अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठ बैठी। इसने पुष्ट पर खुलने वाली खिड़की का पट ज़रा सा वाह करके बाहर झांका। रात का तूफान थम चुका था। आसमान पुरसुकून था। दूर उफ़क़ से सैर नमूदार होने के आसार हुएदा थे। हवा में अलबत्ता मौसम सरमा की भरपूर खनकी थी। इसने आहिस्ता से खिड़की दोबारा बंद कर दी और कंधों पर परेशान सिल्की घने आबशार ऐसे बालों को एक हाथ से समेटते हुए बिस्तर से नीचे उतर आई। मान इसकी निगाह सोए हुए अब्बास पर जा पड़ी। रात के किसी पैर करवट बदलने से मुंह पर लिपटा हुआ खेस थोड़ा सिरक गया था। इसका ख्वाबीदा चेहरा साफ नजर आ रहा था। वहाँ हद दर्जा मतानत, ठहराव और बेनियाजी के तासुरात रकम थे। यूं जैसे सारा ज़माना इसकी ठोकरों में हो। खुद में मगन रहने वाला मस्त सा बेपरवाह खुद एतमाद अंदाज। इस कदर बर्फीले सर्द मौसम में इतनी ठंडी ज़मीन पर इसने महज एक हल्के से केस में लिपट कर रात गुजारी थी। इसके आराम के लिए खुद तकलीफ बर्दाश्त की थी। जिरमल के एहसासात अजीब तर हो रहे थे। इस कदर भयानक और होलनाक तूफ़ानी रात इस दर्जा सुकून से गुजर जाने का यकीन नहीं आ रहा था। क्या कोई इस दर्जा ज़ब्त नफ्स और साबित कदमी का मुजाहरा कर सकता है? ममा के पुरजोर अंदाज में किए जाने इंकिशाफात में से कितने ही बातिल साबित हो गए थे। हवसगिरी और नफ्स परस्ती का मामूली सा मुजाहरा तो कुजा, इसने तो ऐसी वैसी नज़र से देखना भी जैसे खुद पर हराम समझ लिया था। इसका दिल अजब तरह की पुरसोस कैफियत से मगलूब हुआ जा रहा था। बेख्तियार ही वो इसके करीब चली आई। सुनिए, जाने किन जज्बों में गिरकर वो आहिस्ता से इसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से हिलाते हुए इसे जगाने लगी। कुछ साथ बाद इसने बिलाकर आंखें खोल दी। नज़रें सीधी खुद पर झुकी जिरमल पर पड़ी थी, जो इसके बेदार होने की मुंतज़िर थी। एक लम्हे को दोनों की नज़रें मिली। अब्बास की नींद के खुमार से सुर्ख होती स्याह कुशादा चमकदार आंखों में जाने क्या था कि इसकी पलकें बेख्तियार झुकती चली गईं। इन सुर्ख टोरों वाली मखमूर आंखों की तपिश जिरमल को अजब तरह से आंच देने लगी थी। मैं ये कह रही थी, वो बिलावजह हकला गई कि आप इधर पलंग पर सो जाएं, मैं नींद पूरी कर चुकी हूँ। वो निगाह कतरा कर खड़ी हो गई। अब तो सुबह होने वाली है। वो कसलमंदी से उठ बैठा। फिर भी सूरज निकलने में अभी खासा वक्त है। इसके लहजे की हलावत और अपनाइयत आमेज़ फ़िक्रमंदी अब्बास के लिए खासी हैरान कुन थी, मगर इसने ज़्यादा तजस्सुस नहीं किया। सर्दी के मारे सारी रात की अकड़ी बर्फ होती टांगें समेटते हुए उठकर बिस्तर पर चलाया और सुबह दिन चढ़े तक सोता रहा। गुलाम रसूल इस दौरान अपने किसी जानने वाले मोटर मैकेनिक को बुला लाया था, जिसने गाड़ी चेक करके इसे फिट फाट करने के बाद ओके कर दिया। मासी के भरपूर इसरार के बावजूद फिर दोबारा आने का वादा करके अब्बास उजलत में इसको साथ लेकर निकल पड़ा था। अभी खासा लंबा रास्ता पड़ा था। शुक्र था हर शय मामूल पर थी। मौसम की जुनू खेजी भी ख़त्म हो गई थी और गाड़ी भी ठीक ठाक चल रही थी। दोपहर से कुछ पहले वो लोग हड़पा पहुँचे और इससे आगे तकरीबन 4-5 मील शुमाल मगरिब की जानिब मौजूद उदासू का गांव था। इसके बिल्कुल मगरिब में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी ठाटे मारता हुआ गुजरता था और इसके बिल्कुल नज़दीक सुकरावा बह रहा था। गांव के मशरिक में एक बहुत बड़ा जंगल था, जो शीशम, सफ़ेदे, किकर और सुंबल के दरख्तों से भरा पड़ा था। जंगल से फाख्ता, बटेर और तीतरों के चहचहाने की आवाज़ें दूर से कान में पड़ने लगी थीं। जंगल से कुछ फासले पर मछली फार्म था। एक डेयरी फार्म भी मौजूद था। दोनों फार्म दादा जान की मिल्कियत थे। गंदम, जौ, मकई और गन्ने की तहादे नज़र फैली सरसब्ज फसलें निगाह को तरावट बख्शती थीं। गाड़ी नीम पुख्ता सड़क पर चलती एक सुर्ख ईंटों से बने वसी और अरीज़ मकान के आगे जा रुकी, जहाँ नीली सुजुकी की आमद से एक हलचल सी मच गई थी। सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मेहमानों को खुश आमदीद कहने को बेकरार थे और ये चीज़ इसके लिए खासी हैरान कुन थी। यही पला बड़ा था, मगर जिस तरह वो सब लोग
बिला तफरीक इसको बारी बारी गले लगाकर मोहब्बत और अपनायत का मुजाहरा कर रहे थे और बड़े इश्तियाक और चाहत से शहजाद और सुरैया का हाल चाल दरियाफ्त कर रहे थे। वो इनके आला ज़र्फ़ी की कायल सी होने लगी। इसे बूढ़े लोगों की कुर्बत से अजीब बेजारी और कोफ्त होती थी। इन्हें कंपनी देना इसे हमेशा जलाहट में मुब्तला कर दिया करता था, मगर जब अब्दुल वदूद के शफीक सीने से लगी तो जाने क्यों इसका दिल भर आया। इनके कुर्ब में अजब तरह के तहफ़्फ़ुज़ और पनाह का एहसास हो रहा था। वो बिला तकल्लुफ़ इनके पलंग के सराहने इनके पास बैठ गई। वो इससे छोटी मोटी इधर उधर की बातें करते रहे। जरी के लिए इसके कमरे में बिस्तर बिछा दो, खाने के बाद इसे आराम करना होगा। जाने वो कैसे इसके बेख्वाब आंखों की कैफियत पड़ गए थे। इसने तशक्कुर से इनकी तरफ देखा था। सारी रात आंख मचोली में गुजर गई थी। इसे वाकई शिद्दत से नींद की तलब हो रही थी। खाना खाकर वो अपनी चचाज़ाद कज़न राफ़े की रहनुमाई में एक साफ़ सुथरे कमरे में पहुंचा दी गई। खूबसूरत सा ओम का बेड, खिड़कियों पर हल्के नीले रंग के पर्दे थे, दीवारों का रंग हल्का सब्जी माइल था, जबकि फर्श सुर्ख ईंटों का था। एक कोने में आतिशदान दहक रहा था। गो के कमरा इसके स्टैंडर्ड का नहीं था, फिर भी इसे खासा आरामदेह महसूस हुआ। जब वो सोई तो फिर रात की खबर लाई। दूसरे दिन नाश्ते के बाद वो राफ़े के साथ अपनी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ताइयों और चची साहिबान के पोर्शंस में गई। हर जगह इसे हाथों हाथ लिया गया। जिस चीज़ ने जिरमल की हैरत सिवा की थी वो इन खवातीन का आपस में हुस्न सलूक और खैरख्वाही पर मबनी जज्बात थे। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो एक दूसरे की सोतन हैं। तेरे मेरे बच्चे की तफरीक भी नहीं थी। एक दूसरे के बच्चों का, एक दूसरे के मफाद का एक दूसरे से बढ़कर ख्याल रख जाता था। वो इस मिसाली सलूक से अनगिश्ते बदना रह गई। इसे कहीं से भी ज़बरदस्ती और मारे बांधे के हफज़दा बदसूरत रिश्तों की झलक अलग ना नज़र आई थी, जिसके मुतल्लिक सुरैया बेगम कहा करती थी। अब्बास कुबरा का बेटा था, मगर इसकी तीनों माएँ कुबरा से बढ़कर इसका ख्याल रखती थीं। शाम को वो गांव का छोटा सा चक्कर लगाकर वापस आई तो अब्बास को ना पाकर राफिया से पूछ बैठी, वो कहाँ हैं? ना जाने क्यों इसका नाम लबों पे लाते हुए वो झिझक रही थी। कौन? राफिया ने यूं ही शरारत से हंसते हुए इसका चेहरा देखा। वो अब्बास। इसे अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हो रहा था। इनकी तबीयत कैसी है? इसी लम्हे सफ़ेद बुराक शलवार कमीज़ में वो इधर आता दिखाई दिया। लो जी, वो खुद ही आ गए हैं। भाई अब्बास, भाभी आपको याद कर रही थी, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। इसके खासे लिए दिए संजीदा और मसरूफ़ से अंदाज के बायस सभी इससे फालतू बात करने या बिला वजह बेतकल्लुफ़ होने से गुरेज करते थे। सो इसके आते ही राफिया मैदान छोड़कर रफू चक्कर हो गई। मैं ये पूछने आया था कि आपकी तैयारी मुकम्मल है? मैं कल सुबह निकल रहा हूँ। दादा जान की हालत खासी संभल चुकी है। इमरजेंसी लीव पर आया हूँ। कल मुझे लाजमी शहर पहुँचना है। वो पुश्त पर हाथ बांधे बड़ी शाहाना चाल चलते हुए इसके मुकाबले आकर अपने मखसूस बेनियाज अंदाज में पूछ रहा था। राफिया की लतीफ़ सी लफ्ज़ी छेड़छाड़ ने इसके यकबस्ता साके जज्बात की झील में चंदा कोई इतिहास ना डाला था। मुकम्मल अनजान बन जाने का फ़न इसे बड़ी अच्छी तरह आता था। दादा जान ने सुबह ही तो जिरमल के हाथ थपथपाते हुए फरमाइश की थी, बड़ी मुद्दत बाद तुम्हारी शक्ल में अपने शहजाद की कुर्बत महसूस की है। बच्चे, अभी तुमने जाना नहीं है। मैं कुछ अरसे तुम्हें यहाँ चलता फिरता देखना चाहता हूँ इस आंगन में। और सच्ची बात यह थी कि इसका दिल भी लग गया था। ये जगह इसे बहुत दिलचस्प सी, पुरतजस्सुस और पुरसुकून महसूस हो रही थी। अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी रहता था। मैं कुछ दिन अभी यहाँ रहना चाहूँगी। वो नज़रें अपने नाखनों पर जमाए यूं ही इधर उधर देखते हुए जवाबन गोया हुई थी। अच्छा, इसके इस दर्जा गैर मुतवक्का जवाब पर अब्बास का मुतजब होना फितरी था। चलो अच्छी बात है, इस जिम्मेदारी से तो निजात मिली। अपने मखसूस रखाए लिए हुए अंदाज में कहकर वो जाने को मुड़ा था। सुनिए, वो, इसने बिला इरादा पुकार लिया। आपकी तबीयत कैसी है? जाने क्यों इससे बात करते हुए इसे पलकें उठाना और लहजा बुलंद रखना दुश्वार तर महसूस हो रहा था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब जैसे इसे अपने दिल की धड़कनों को संभालना मुहाल हो रहा था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो पलटकर हद दर्जा तहय्युर से कह रहा था। वो, इसने इस्तराब के आलम में अपने हाथ मसलने शुरू कर दिए। गर्दन हनूज झुकी हुई थी। आप कल खासे बेआराम रहे थे, सही तरह नींद भी नहीं ले सके, इसलिए मैं समझी कि वो एकदम चुप हो गई। बेफिक्र रहें, देहाती लोग इस दर्जा नाजुक मिजाज नहीं हुआ करते कि ज़रा हवा छूने पर बिस्तर संभाल लें। इसने लापरवाही से हाथ झटके अंदाज में काट थी। इस तरह की छोटी मोटी बेआरामी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। हाँ, अब जैसे नाजुक तबा लोगों को अलबत्ता एहतियात की ज़रूरत है। वो तंज के तीर बरसाकर चलता बना। वो मुतासिफ नज़रों से इसकी पुश्त तकती रह गई। कभी इसका गुरेज और तानो तशीस पर इतना शाक नहीं गुजरा था। दिल की दुनिया क्या बदली थी, जैसे हर एहसास निकल गया था। फिर एक हफ्ता जो इसने गांव में गुजारा, इसने मम्मा के सिखाए पढ़ाए हर सबक की नफ़ी कर डाली। इसे कहीं से भी इस खाके की झलक नज़र न आई जो सुरैया बेगम ने गाँव और गाँव वालों खुसूसन अपने ख़ानदान के बारे में खींच रखा था। ठीक है,
वो हाई सोसाइटी में मूव करने के आदाब से नाशना थे, मगर ये कौन सी इतनी बड़ी खामी थी। इनमें इंसानियत, सिला रहमी, खुश दिली और खुश मिजाजी और एक दूसरे के मसाइल में ताउन के अमली इजहार का किस कदर सलीका मौजूद था। वो कीमती कपड़ों, आला दर्जे के सामान तायुश के इस्तेमाल से नावाकिफ़ थे, मगर करीना, सफाई और नफासत ने इस ऐप को बहुत खूबसूरती से छुपा लिया था। इन्हें लगी लिपटी नहीं आती थी, खुशामद नहीं करते थे, बेदरेक मुंह पर बात करते थे, मगर इस रख रखाव से कि दुश्मन का दिल भी ना दुखे। दुख देकर मसियाई करने का हुनर भी बखूबी आता था। इन्होंने 3-3, 4-4 शादियाँ रचा रखी थी, तो क्या फ़र्क पड़ा था। इतने बड़े ख़ानदान में मिसाली यकानकत और भाईचारे के इजहार ने इस कमज़ोरी पर भी पर्दा डाल दिया था। एक हफ्ते बाद अब्बास वापस लौटा तो इसको रूबरू पाकर जिरमल के चेहरे पर जो बेसाख्ता रंग बिखरे थे, इसने अब्बास के साथ साथ खुद जिरमल को भी हैरानी में मुब्तला कर दिया था। अब्बास के साथ कुबरा, सबिया, हयास और सरमद भी थे। मुझे तो जब भाई ने बताया कि आप गाँव में हैं तो दिल चाहा उठकर पहुँच जाऊँ। पेपर्स देना भी मुश्किल लग रहा था। बहुत शौक था अपनी भाभी से मिलने, इन्हें देखने, इनसे बातें करने का। सबिया बेख्तियार वालियाना अंदाज में इससे लिपट गई थी। जोश मुसरत से इसके रुखसार तमतमा रहे थे। आप तो अम्मी के खींचे गए नक्शे से भी कहीं ज़्यादा हसीन हैं। उफ, क्या बताऊँ, कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। हम लोग तो तरस कर रह गए थे आपको अपने दरमियान देखने को। सबिया अपने बड़े भाई के बरक्स खासी बातूनी और सादा मिजाज साबित हो रही थी। कुबरा खानम का तो बस नहीं चल रहा था कि इसे कलेजे में भर लेती। इसे अपने आंगन में इतने खुशबाश और मसरूफ़ व मगन अंदाज में फिरते देखकर एक ठंडक सी दिल में उतर गई थी। आपको पता है कल गाँव में मेला लगेगा, मैं इसीलिए इम्तहान देकर बेकरार होकर भागी आई हूँ। अयाज और सरमद तो कितने दिनों से बेताब हो रहे थे। सबिया खिलखिलाते हुए बता रही थी। मेले में क्या होता है? इसने इस दर्जा सादगी से पूछा कि सबिया के साथ साथ कुबरा को भी हंसी आ गई। हंसने की क्या बात है भई, भाभी क्या जाने मेला किस बला का नाम है, सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारी है। अयाज ने जड़ से इसकी हिमायत की थी। मेले वाले दिन खूब दुकानें सजती हैं, मिठाई, कपड़े, खिलौनों और टॉफ़ियों वगैरह की। इसके अलावा सर्कस और थिएटर भी लगता है, किस्म किस्म के झूले भी होते हैं। इस मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सभी खुश होकर शिरकत करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुबरा ने सारी तफसील बहू को समझा दी। फिर तो मैं भी देखने चलूँगी। इसके अंदर बच्चों का सा इश्तियाक उमड़ आया। हाँ ज़रूर बच्चे। कुबरा खुश होकर इसके बालों पर हाथ फेरने लगी। अच्छा, कल की कल देखी जाएगी। फ़िलहाल ज़री भाभी को हमारे हवाले कर दें, हम लोग जंगल में शिकार करने चलेंगे शाम को। क्यों भाभी? शिकार का तो इसे भी बहुत शौक था। अयाज की तजवीज़ पर इसने फ़ौरन हामी भर ली थी। दरिया पे चलेंगी भाभी, यहाँ से कुछ फासले पे सकरावा बहता है, जिसे बाशन भी कहा जाता है, बहुत मज़ा आएगा। सरमद ने अपनी पसंद की जगह का इंतखाब किया था। ओहो, क्या तुम लोगों ने बच्ची को वक्ता डाल रखा है। कुबरा को जिरमल के यकदम बिगड़ जाने वाले मूड की खबर थी, तो पेशबंदी के तौर पर बच्चों को डांटने लगी। भाभी जो हुई हमारी, और वो जवाब में बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अब्बास के चेहरे पे हैरत के बादल मंडलाने लगे। भाभी कहकर मुखातिब करने पर वो कतई नहीं चलाई थी। चेहरे पर दबी दबी दिलचस्प सी मुस्कुराहट थी और आंखों में अपनाइयत आमेज़ नरमी की वाज़ेह चमक। ऐसा इनकलाब क्यों कर रोनुमा हो सकता है, वो खासा उलझ सा गया था। आपकी वालदा साहिबा का पैगाम मिला है, इन्होंने फौरी तौर पर आपको राब्ता करने की ताकीद की है। शाम में जब वो अयाज के साथ जंगल में बटेर, तीतर और फाख्ताओं के शिकार के शौक में रवाना हो रही थी, तो इसी दौरान अब्बास ने इधर आकर अपनी मखसूस सर्द से अंदाज में इतला दी। फ़ोन गांव तक नहीं पहुंचा था। ज़रूरी इतला के लिए नज़दीकी कस्बे में मौजूद छोटे चचा के जनरल स्टोर का नंबर काम आता था। बेटी, अगर तुम्हारा दिल ज़्यादा उदास नहीं हो रहा तो बकर ईद हमारे यहाँ करके चली जाना। शहजाद भाई और सुरैया बहन भी अगर राज़ी हो जाएं यहाँ आकर कुर्बानी देने के लिए, तो तुम्हारी दादा जान अपनी पसंद की खुशी देख लेंगे। जब वो कुबरा के इसरार पर इसे नज़दीकी कस्बे माँ से फ़ोन पर बात करवाने के लिए हमरा ले जाने पर तैयार हुआ, तो चलते चलते कुबरा ने बड़ी चाह और आरजू से इल्तिजा की थी। ज़री, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर माय डियर? मामा ने सलाम दुआ के बाद छूटते ही कदरे नाखुशगवार से बेताब लहजे में पूछ डाला था। भाई कहाँ रह गई तुम? मुझे पेरिस से आए हुए भी 3 दिन गुजर गए हैं और तुम अभी तक वहीं हो। उस हबज़दा पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में वो हद दर्जा मुताहिर सी कह रही थी, इन तंग नज़र अलमैनेड लोगों के साथ। मामा की हैरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी कोई बात नहीं मामा, इससे पहली मरतबा माँ का अंदाज़ एहतकामेज़ और गैर मुनसिफाना लगा था। मैं यहाँ ठीक ठाक इंजॉय कर रही हूँ और आपको बताना ये चाह रही थी कि मैं ये ईद यहीं सब कज़न्स के साथ और दादा जान के साथ गुजारना चाहती हूँ। इसके मुँह से अल्फाज नहीं निकले थे, गोया सुरैया बेगम के असाब पर कोई ताकतवर बम फटा था। व्हाट, तुम होश में तो हो ज़री? इनका इस्तेजाबिया अंदाज यक बयक भड़क कर शररबार हो गया। फिर हस्ब साबिक रफ़ा शर के लिए वो पिछले लेक्चर
दोहराने लगी, जिन्हें वो चुपचाप सुनती रही। वो सब तो ठीक है मम्मा, मगर कुछ चेंज भी होना चाहिए लाइफ में। वो पहली बार इनसे इख्तलाफ करते हुए कदरे उलझकर गोया हुई थी। आप लोग भला क्यों नहीं यहाँ आ सकते? बेकार बातें मत करो जिरमल, इन्होंने बरहम होकर डांटा। इस एक हफ्ते में तुम्हें सब अगला पिछला भूल गया। मैं इसलिए नहीं चाहती थी इन लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना। मीठी मीठी बातें करके लुभाव परचा के मतलब निकालना तो खूब जानते हैं ये। आ गई ना आखिर तुम इनके जाल में। इनके लहजे में नुमाया तलखी थी। फॉर गॉड सेक मम्मा, वो चिढ़ गई। आपको मेरी इतनी सी खुशी मंजूर नहीं? वो नाराज से अंदाज में बसोरी, मगर इधर कुछ असर नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हारी इस खुशी के पीछे क्या ख्वाहिश छुपी हुई है। ऐसी बच्ची भी नहीं हूँ, वो दांत पीसकर जवाबन गैर आलूद लहजे में बोली थी। खिफ से जिरमल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। बहरहाल हम लोग ईद पर गाँव नहीं आ रहे। तुम्हारी मर्जी, आप हमारे बगैर ईद कर सकती हो तो ठीक है, और अगर वापसी का मूड हुआ तो इत्तला कर देना, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। इन्होंने बेलेचक अंदाज में कहकर फ़ोन रख दिया। जिरमल गुमसुम से अंदाज में फ़ोन हाथ में पकड़े खड़ी रह गई। इससे कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठा अब्बास इसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे के तासुरात बखूबी मुलायजा कर सकता था। वो सारी गुफ्तगू सुन चुका था और दिल ही दिल में हद दर्जा मुतजिब भी था। ताहम पूछना इसकी आदत में शामिल नहीं था, सो इसी मखसूस बेमहर अंदाज में उठ खड़ा हुआ। आप बकर ईद के बाद लाहौर चलेंगे या? कुबरा की हिदायत के मुताबिक कस्बे से फ़ोन करवा के वो इसे वापस जंगल छोड़ने जा रहा था, जहाँ अयाज लोग पहले से मौजूद थे। रास्ते में जिरमल ने यूं ही सन्नाटा तोड़ने को इसके सर्दो सपाट तासुरात से सजे चेहरे पर एक कचरती सी निगाह डालकर मदम से लहजे में पूछ डाला। या कहाँ? इसके लहजे में तलखी थी। जाहिर है लाहौर ही जाना है। जिरमल इसकी मखसूस अकल खरे लहजे पर गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगी। सुंबल कीकर शीशम और सफ़ेदे के लहराते हुए सरसब्ज समरबार दरख्तों की झलक दूर से दिखाई दे रही थी। क्या ये कभी भी अपना तर्ज अमल नहीं बदलेंगे? इसके दिल पर बहुत सा बोझ आन पड़ा। इसके दिमाग में सबिया की बातें गूंज रही थी, जो दोपहर को इसके हमरा डेयरी फार्म में कुर्बानी के जानवर देखने के लिए रवाना होते हुए की थी। वो बज़ाहिर बहुत खलंडरी और शौक तबा नज़र आती थी, मगर इसकी ज़हनी अप्रोच अपने भाई से बहुत मेल खाती थी। हूबहू वही गहराई, हकीकत पसंदी और ठोसपन लिए हुए। हम लोग तब्दीली चाहते हैं भाभी, मगर बतदरीज जो चीज़ अचानक हो जाए इसकी बका की मियाद बहुत महदूद हो जाया करती है। कोई वाक़या एकदम नहीं हुआ करता। आपने नौ दौलतियों को देखा होगा, बेसब्रे, बेताब और कम फहम। दूर से ही इनके राज फाश होना शुरू हो जाते हैं, औकात खुल जाती हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। एक यकीन और इत्मीनान की सी कैफियत में बतदरीज आगाही पाने का अमल हमें अच्छा लगता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इंतहा हमेशा ही खराबी की ज़मानत कहलाए और हम मज़ीद खोजे बगैर इसको जूं का तूं छोड़कर चल निकलें। वही दरमियानी रास्ता भी तो इख्तियार किया जा सकता है ना। इस इंतहा को इर्तिका के अमल से मुतवाज़न बना के काबिल कबूल हालत में भी लाया जा सकता है। ना गाँव के घुटे और दबे माहौल में कुछ खराबी होती है, ना शहरों की बेबाकी और तेज़ रफ्तारी ऐसे काबिल मजम्मत होती है। शहर भी अच्छे, बिन भी अच्छे, बशर्त ये कि दिल अच्छे हों। हर माहौल के अपने मखसूस तकाजे होते हैं, अपनी एक इनफरादियत होती है। हम लोगों ने दोनों को इलाका खैर किसी की हैसियत दे रखी है। हालांकि दरमियान में पुल बना के राब्ता और रिश्ता बहाल भी तो रखा जा सकता है, और ये पुल बनाने का काम अब्बास भाई की सरगर्दगी में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वही शहरों की बेबाकी और जब पसंदी ना लो, वहाँ की तालीम व तहजीब और वक्त की अहमियत ले लो, और शहर की मसनूई माशरती ज़िंदगी के बजाय गाँव की अपनाइए तो यगानगत, भाईचारे और पुरखलूस ताउन के जज्बात से गुंदा तर्ज अमल अपना लो। राब्ता वास्ता रखा जा सकता है भाभी, दोनों जानिब की अच्छी और मुफीद मुकम्मल चीज़ें अपना लो, बाकी नज़रअंदाज कर दो। इस तरह ना तो शहर से आने वालों को गांव 8वीं सदी का अजूबा लगेंगे, और ना गांव से आने वालों की आंखें शहरों की चमकती दमकती रंगों में लिपटी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी देखकर चंदियाएंगी। दोनों अतराफ से फ़रीक़ैन को दर्जे कबूलियत और एडजस्टमेंट के लिए राय हमवार मिलेगी, तो फासले खुद ब खुद सिमट जाएंगे। हाँ, राब्ता और रिश्ता बहाल रखा जा सकता है। वो कनखियों से अब्बास को देखती दिल में इतराफ़ कर रही थी। हाँ, तुम मुझे कबूल हो, मगर ये एतबार भी तो करे ना। इसे बेसाख्ता नौशी गिलानी का एक शेर याद आ गया। बेशक ना मेरे साथ सफ़र इख्तियार कर, ए मेरे बदगुमान, मेरा एतबार कर। एतबार दिलाना कुछ आसान भी नहीं हुआ करता, खुसूसन इस जगह जहाँ गर्द बदगुमानी आज की बात ना हो, बरसों पर मुहित हो। इस रात इसके तर्ज अमल ने जिरमल के दिल से बहुत सारे शकूक व शुबहात दूर कर दिए थे। ऐसा मजबूत कुव्वत इरादी वाला नफ्स का इस हद तक मुहतसिब बंदा यकीनन हवसगिरी के जज्बात से मबरा है, मगर फिर ये दो दो तीन तीन शादियां वो उलझ सी गई। सुनिए, आपके यहाँ इस कदर शादियां करने का रिवाज क्यों है? इसके यकदम बोल पड़ने पर अब्बास ने यूं ही नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। वो भी इसकी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों की पस्त सी हथियार फेंक देने वाली कैफियत ने अब्बास को अचंभे में डाल दिया। इस सवाल का जवाब देना कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं। वो सर झटक कर ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया।
लहजे में वही बेनियाजी वो लब काट कर रह गई। अगर दे देंगे तो मुझ पर एहसान ही होगा। वो अपना ऑफ होता मूड छुपा नहीं सकी। नाराज से अंदाज में कहने एक शौकी निगाह पर डाली थी। एक तो साहब की अना के बंडल ख़त्म नहीं होते। वो खौफजदा सी सोच रही थी। और अगर ना दूँ तो? इसको जज करने में आवाज़ की गालिबन किसी हिस्स को खासी तस्कीन पहुँच रही थी। तो भी मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगी? इसके अड़ियल लहजे पर थके थके अंदाज में कहकर इसने सीट की पुश से टेक लगा ली। भई अब इस दर्जा गमगीन होने की भी ज़रूरत नहीं। इसके ढीले ढाले अंदाज पर यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कह बैठा, बताइए देते हैं। गो के हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमें नफ्स परस्त समझता है तो 1000 बार समझा करे। बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो ख़ानदान से बाहर शादियाँ करने का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ खुदा की कुदरत थी या तकदीर का लिखा कि आज से बहुत पहले लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। चूँकि एक आध सदी पहले ख़ानदान से बाहर शादी करने का तसव्वुर भी नहीं पाया जाता था, इसलिए ख़ानदान की बहुत सी लड़कियां शादी से महरूम रह जाती थी। वो ताउम्र कवारी बैठी रहती। इस मसले के हल के लिए बाकी ख़ानदानों में ख़ुसूसन कबायली इलाकों में तो ये होता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए बेजोड़ शादियां कर दी जाती हैं। 20 साला लड़की का 5 साला दूल्हा या फिर इसके उलट कर दिया जाता है। मगर हमारे आबा अजदाद इस रस्म के सख्त खिलाफ थे। ऐसे में जब दादा जान का दौर आया तो इन्होंने इसका हल ये निकाला कि बजाय इसके कि चंद एक लड़कियां शादीशुदा ज़िंदगी के सुख देखें और बाकी की शरीके सफ़र में असर न आने पर ताउम्र हसरत व मलाल से इनके आबाद घरों की रौनकें देखते हुए सुलग सुलग कर महरूम व तशना ज़िंदगी गुजारें, जान का रोग लगा लें। इसका हकीकत पसंदाना हल ये निकला कि ख़ानदान का हर मर्द एक से ज़ायद शादी कर ले। इस तरह चंद एक लड़कियों से इम्तियाजी सलूक का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा और कवारी रह जाने वाली लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह होने से भी बच जाएंगी। सो ख़ानदानी बका और मसरत के लिए यहाँ के मर्दों ने शरई हदूद के अंदर 3 या 4 शादियाँ कर रखी हैं। हमारे यहाँ खुदा का फजल है, नान नफ के घर बार की मुआशी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। चारों से शुरू की रो से इंसाफ रवा रखने की भी पूरी कोशिश की जाती है। इसका अमली मुजाहरा तो तुमने देख ही लिया होगा। यहाँ कोई सगा या सुतेला नहीं है, कोई सोतन या रकीब नहीं है। ये एक समझौता है ख़ानदान के तमाम मर्द व ज़न ख़ानदान की यकजहती और खुशी के लिए बरज़ा और रुग़बत कबूल किए हुए हैं। अब तो फिर तनासुब में काफ़ी बेहतरी हो गई है। पुराने ज़माने में अगर एक घर में 2 लड़के होते थे तो 7 लड़कियाँ, मगर ये खुदा की देन है। फितरत के कामों में किसी का अमल दखल तो नहीं हो सकता, इसीलिए फितरी एडजस्टमेंट के लिए दादा जान के ज़माने से एक से ज़ायद शादियाँ करने का रिवाज परवान चढ़ा था। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर मुनसिफाना और दानिशमंदाना फ़ैसला हो भी नहीं सकता था इस दौर के हालात के मुताबिक। ओह, बहुत तवज्जो और इन्माक से सुनती हुई ज़िरमल इस इंकशाफ पर दंग रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी धड़ाधड़ शादियाँ करने और खुसूसन ख़वातीन के आपस के खैरख्वाहाना और एक दूसरे के बच्चों से मुनसिफाना सलूक के पीछे ये वजह भी हो सकती है। वाकई इन हालात में दादा जान का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, वरना जिन ख़ानदानों में शादियाँ बाहर करने का रिवाज नहीं होता वहाँ ताउम्र कवारा रखने या कमसिन बच्चे से बेजोड़ निकाह पढ़ा देने जैसे ज़ालमाना रिवाज परवान चढ़ाए जाते हैं। इस लिहाज से दादा जान की हिकमत अमली इनके मुकाबले में बहुत फितरी और शरई थी और इसको तारीख़ी तायद भी हासिल थी। तारीख़ से साबित होता है कि मुसलमानों पर जब एक ऐसा वक्त आया था जब ख़वातीन की तादाद मर्दों से बढ़ गई थी तो मसलहत के तहत एक मर्द के निकाह में 3-3, 4-4 ख़वातीन आ गई थी। और मम्मा को देखो, सब कुछ जानते बूझते हुए भी इसको नफ्स परस्ती का नाम दे डाला। गालिबन इनकी पॉजिटिव नेचर शोहर की इस तकसीम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए पापा को ख़ानदान से निकाल कर ले गई और मुझ में गांव वालों के ख़िलाफ़ इस दर्जा जहर भर दिया ताकि हम पलट ना सकें। मछलियों की मखसूस बसान निशानदेही कर रही थी कि वो लोग फ़िश फार्म से गुजर रहे हैं। सुनिए, इसने डरते डरते पलकें उठाकर मुतज़ब्ज़ब से अंदाज में इसे देखते हुए खासे हिचकिचाहट के आलम में इसे पुकारा। इसके लहजे में वाज़ेह शिकस्त थी जिसे आवाज़ का नुक्ता रस ज़हन फ़ौरन महसूस कर चुका था। ताहम वो बेहिस बना बैठा रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो झिझक कर सर झुकाकर गोद में रखे हाथ मसलने लगी। अपना मफ़हूम समझाने में किस दर्जा दुश्वारी महसूस कर रही थी कि हम एक दूसरे को वो फिर रुक गई। साबका तलखियाँ बुलाकर मौजूद और हैसियत से कबूल कर लें, बदिक़त तमाम वो कह पाई थी। अब्बास कितनी देर सकते किसी कैफियत में से देखता रह गया। ज़िरमल का सर झुका हुआ था। मोहतरमा, कितनी देर बाद बिलाखिर वो बोला तो लहजे में किसी किस्म की कबूलियत का शायबा तक ना था। आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई हैं यहाँ आकर। क्या वालदा साहिबा के अक़वाले ज़रूरी भूल गई हैं? अपने वालिद साहब के ख्वाबों की ताबीर ना देंगी आप? इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती तनेदार हसीन बेटी, क्या चीज़ नहीं है आपकी मुट्ठी में? इंसानों समेत, वो जहरीले अंदाज में कह रहा था। मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ, तुम कबूलियत की सनत तो देकर देखो। कोई जुगनू, कोई सितारा, कोई दरीचा कुछ तो हो। वो कर्ब से सोच रही थी।
फिर वो तमाम रास्ते कुछ नहीं बोली। जंगल करीब आ चुका था। अयाज और सरमद दूर से हाथ हिला रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। जिरमल का अंदाज बहुत चौंका देने वाला था। ड्राइविंग करते हुए अब्बास बेख्तियार इस बारे में सोच रहा था। इसे परवीन शाकिर की नज़म कनरस याद आ रही थी। ये झुकी झुकी आंखें, ये रुका रुका लहजा, लब पे बार बार आके टूटता हुआ फिक्रा, गर्द में अटी पलकें, धूप से तपा चेहरा, सर झुकाए आया है एक उम्र का भूला, दिल हजार कहता है हाथ थाम लूँ इसका, चूम लूँ ये पेशानी, लौटने ना दूँ तन्हा, कोई दिल से कहता है सारे हर्फ झूठे हैं, एतबार मत करना, एतबार मत करना। बकर ईद पर इसने बहुत एंजॉय किया। इसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि त्यौहार की सच्ची और बेपाया खुशियाँ अपनों के संग, अपनों के हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ मुंसलिक होती हैं। ईद के बाद इसने रखते सफ़र बांध लिया। दादा जान की सेहत काफ़ी बेहतर थी। ज़मीन के कागजात बनवाकर वो कब से इसके सुपुर्द कर चुके थे। जाने से एक दिन कबल इन्होंने इसे बुलवाया। कुबरा खानम और ताया जान भी इधर ही थे। देखो बच्चों, अब हम उम्र की इस स्टेज पर हैं जब इंसान हुक्म देने, फरमान जारी करने के बजाय दरख्वास्त गुजारी और इल्तिजाओं पर उतर आता है। सो हम तुमसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि ख़ानदान की यकजहती के लिए अगर तुम्हारा बरसों पहले किया हुआ फ़ैसला बरज़ा और रुग़बत कबूल करके हमें खुशी दे सको, तो इसके अलावा अल्लाह ताला से हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हमने दिल पे पत्थर रख के बहुत सब्र से शहजाद की जुदाई बर्दाश्त की है। तुम्हारी आमद और तुम्हारी इतनी प्यारी नेक आदत ने हमारे बहुत सारे ज़ख्म भर दिए हैं। क्या तुम हमारे लिए हमारी ख्वाहिश के पेश नज़र स्टैंड ले सकती हो? इसने सर झुका लिया और पाँव के अंगूठे से फर्श पर बिछी दरी का कोना मसलने लगी। इन्होंने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रख दिया। अब्बास आला तालीम याफ्ता है, बाहर से पढ़कर आया है, एक मुअज़्ज़िज़ पेशे से वाबस्ता है, माशी लिहाज से भी कतई आसूदा है, फिर लाहौर में अपना ज़ाती घर बना चुका है, सारे माशरती अदब आदाब से वाकिफ़ है, बीवी को भी ज़ाहिर है लाहौर में ही रखेगा। तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ दे तब्दीली का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही इसी शहर में, इसी माहौल में रहोगी। हाँ, दिल चाहे तो इधर का चक्कर लगा लिया करना महीने 2 महीने बाद। अब्बास में थोड़ी सी ज़िद और आना है, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है, ताउन करने और ख़याल रखने वाला है। मगर दादा जान वो खौफज़दा नज़रों से इन्हें देखने लगी। ये दूसरी और तीसरी शादी भी करेंगे क्या? वो जिस तरह सरसीमा होकर बेसाख्ता बोल पड़ी थी, इसने हाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट के फूल खिला दिए। दादा जान ने हंसकर इसे गले लगा लिया। अरे भाई, हम अपनी इतनी नाजुक मिजाज की पोती के साथ ये ज़्यादती नहीं होने देंगे। बच्चे वो उस दौर के फ़ैसले थे जब वाकई इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। अब ऐसा कोई मसला नहीं। हमारा ख़ानदान इतना फैल गया है कि जोड़ तलाश करना आसान हो गया है। तुम्हारे बड़े ताया और छोटी पुप्पो के दोनों बेटों की शादियाँ 3-4 साल पहले हुई हैं। देख लो, इनकी दूसरी शादी नहीं हुई। अरे बच्चा, ये कोई तफरी थोड़ा है, ये तो मसलहत थी। और अब जो बिला वजह ऐसा करेगा तो हम इसको उल्टा ना लटका देंगे। फिर अब्बास के जोड़ की तो कोई है भी नहीं। वो शगुफ्तगी से मुस्कुराए थे। अब वो सोच रही थी, पापा तो सदा से मेरे हामी रहे हैं। मामा का मिजाज बेलचक है, मगर क्या हुआ, मैं भी तो इन्हीं की बेटी हूँ। दुश्वार ज़रूर है, मगर बहरहाल वो मान जाएंगी। रुखसत होते समय इसने दादा जान को यकीन दिला दिया था। रुखसती मामा पापा को राज़ी करने के बाद तय पाई थी, मगर इधर से तो कबूलियत की कुछ सनद नहीं मिल रही। वापसी के सफ़र के दौरान वो चोर नज़रों से इसे अपने मखसूस आतिश फ़िशानी मूड में ड्राइविंग करते देखकर मायूसी से सोच रही थी, जो एक बार ये कह दे हाँ तुम मुझे कबूल हो, तो फिर मम्मा से अपना फ़ैसला मनवाने का दुश्वार तर मरहला किस कदर सहल हो जाए। खबर तो इनको भी हो गई होगी। आखिर दादा जान और कुबरा आंटी ने बताया तो होगा, मगर हैं बहुत अना परस्त और मगरूर, खुद से नहीं पूछेंगे। सुनिए, शर्मिंदगी और रसवाई का इजहार किस ज़ुबान में आप तक पहुँचाया जाए जो आपकी समझ में आ जाए? प्यार की ज़ुबान में। इसने गाड़ी एक झटके से रोक दी थी। जी, इसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। आंखें फाड़े बोनकासी से देखने लगी, जिसके होंठों में एक खूबसूरत सा तबस्सुम दबा हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार इसको मुस्कुराते हुए देखा था और किस कदर अच्छा लग रहा था। इसका खिला खिला रोशन चेहरा, आंखों से बरसती अजली जारियत और कहर सामा तासुरात में कहीं पीछे चले गए थे। वहाँ एक शौकी और अपनाइयत आमेज शरारती चमक थी। वो सटपटाकर बाहर देखने लगी और फिर इससे दूसरा झटका लगा। गाड़ी इस वक्त माल्टों के बाग के पास खड़ी थी, जिससे कुछ फासले पर वो गांव था। वही गांव जहां इन्होंने रात गुजारी थी। बरसती कड़कती खचात और तूफान में घिरी रात, और इस पर सितम टेप रिकॉर्डर पर बजता हस्बे हाल गीत। उम्र भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, आग पानी में लगाते हुए जज्बात की रात। आओ मासी ज़ोरा और ग़ुलाम रसूल भाई से मिल लें अपनी असली हैसियत में। इसने गोया गाड़ी रोकने की वजह बताई थी। इसकी चमकती हुई नज़रों में छुपी मायनेखेज़ सी मुस्कुराहट बेसाख्ता इसे गुलगू कर गई। वो चेहरा मोड़कर बाहर बाग में लगे ताज़ा मोटे मोटे माल्टों को देखने लगी।
अब्बास ने अपने शरीर इस्तेहकाक का मुजाहरा करते हुए इसके दोनों मखमली सफ़ेद हाथ अपने मजबूत हाथों की फौलादी गिरफ्त में ले लिए। याद नहीं, उस रात हमें कमरे में तन्हाई सौंपते हुए जाते समय इन्होंने तुम्हें क्या दुआ दी थी? वो बराह रास्त इसकी आंखों में झांक कर याद दिला रहा था। अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद हरी करे। जिरमल को बेसाख्ता याद आ गया और इसके साथ ही शर्म हया का ज़बरदस्त सा रेला इसे खुद में सिमट जाने पर मजबूर कर गया। सुनिए, इसे टोकने को हया अमेज़ खफगी से बात शुरू करना चाहिए, मगर इसने मौका नहीं दिया। सुनाइए, वैसे कुछ अरसे की बात है, फिर आपके तर्ज तखातुब का मसला भी हल हो जाएगा। सुनिए की जगह मुन्ने के अब्बा, गुड्डू के पापा, पिंकी के डैडी है ना, वो शरारत से झुका। मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम 7 लड़कों के वालिदैन बनना चाहिए, ताकि ख़ानदान में लड़कों की रही सही कमी भी पूरी हो जाए। दादा जान खुश हो जाएंगे। आखिर तुम ख़ानदानी मसला हल करोगी। वैसे मेरा नाम कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं। देखिए, आप बहुत बदतमीज़ हो रहे हैं। गाड़ी चलाएं। इसका बेलगाम लहजा और इस पर सिवा बहकती मचलती वारफ्ता नज़रें। इसकी आवाज़ पर बुरी तरह शर्म गालिब आ गई। इसने तेज़ी से हाथ छुड़ाने की सही की थी। इस चमकते दमकते दिन पर गुस्सा आ रहा था। कितना अच्छा होता जो वही तूफ़ानी मौसम होता, वही सूरत हाल, वही रात, वही तन्हाई। और इसने रुककर मायनीखेज़ निगाह इस पर डाली। वैसे क्या ख्याल है यार, क्यों ना आज मासी के मेहमान बन जाए। रात गुजार कर सुबह सफ़र पर रवाना हो जाएंगे हम। मगर अब कि तुम मुझसे शराफत की तवक्का मत रखना। पिछली बार तो यूं ही रात बर्बाद कर डाली थी। वो छेड़ रहा था। जिरमल बेख्तियार सुर्ख पड़ गई। देखिए, आप शराफत से गाड़ी चलाएं, वरना मैं दादा जान से शिकायत कर दूंगी। अच्छी बात है, वो फ़ौरन से बेशतर तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम कर डालेंगे। मेरे लिए तो ऐन मुसरत का मकाम होगा। मुझ पर तो वैसे भी तुम्हारी मम्मा के राज़ी होने तक का तवील अरसा बहुत भारी गुजरेगा। वो इसके हाथ छोड़कर अब गाड़ी चलाने लगा था और जिरमल के अंदर दूर दूर तक सरशारी फूल खिलाने लगी। बिला आखिर इसने वाज़िया तौर पर कबूलियत की सनद दे दी थी। वापसी का ये सफ़र के दर्जा मुख्तलिफ, खुशगवार और दिलचस्प महसूस हो रहा था। अमजद इस्लाम अमजद के शेर की तरह मानंद पढ़ते हुए मंजिलों की कसम, वापसी के सफ़र का मज़ा और है। अपने तारों से कहना चमकते रहें, मेरी आंखों में एक रत जगह और है। इसे याद आया, अभी मम्मा को मनाने का मुश्किल तरीन मरहला बाकी है। वाकई एक रत जगह और बाकी है, मगर अब कुछ गम नहीं। इस कदर भरपूर सपोर्ट के साथ हर कठिन मंजिल तय की जा सकती है। जब मन चाहा सफ़र मिल जाए और इकरार कर ले कि हाँ, तुम मुझे कबूल हो, तो क्या इसके लिए रास्ते की दुश्वारियों से लड़ना भी हम कबूल नहीं कर सकते? हाँ, हर शय हमें कबूल है। अब सफ़र तेज़ी से तमाम हो रहा था। आपको ये नावल कैसे लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।